हेलो दोस्तों, आपका मेरे नॉवेल कल्चर चैनल में स्वागत है। इस चैनल पर आपका अनेक फैंटेसी वर्ल्ड के स्टोरीज सुनने को मिलेंगे, तो आगे और स्टोरीज सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अध्याय 11 बुद्धि को ताजा किया गया। पुराने सोफे में छिपा गुप्त खजाना। शियाओ शानहे गांव के प्रवेश द्वार पर ट्रक के अंदर जियांग ताओ ने अपने फोन पर हिसाब किताब किया। आज सुबह उन्होंने पेंग डोंग डोंग सुपरमार्केट में कुल 4,497 युआन खर्च किए। यू डोंग डोंग से 5,250 युआन और मकान मालिक से 2,400 युआन, कुल मिलाकर 7,650 युआन का हस्तांतरण प्राप्त हुआ। 7,650 minus 4,497 equals 3,153। उसने महज एक सुबह में 3,000 युआन से अधिक कमा लिए। हालांकि यह कल घड़ियां बेचकर कमाए गए पैसों जितना तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। गणना पूरी करने के बाद उसने खुशी खुशी एक सिगरेट पी। इसके बाद जियांग ताओ ने कार स्टार्ट की और सीधे रेड स्टार सेकंड हैंड फर्नीचर मार्केट की ओर चल पड़ा। ठीक सुबह 9 बजे जियांग ताओ ने फर्नीचर बाजार के प्रवेश द्वार पर कार खड़ी कर दी और एक मछुआरे की तरह चुपचाप ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगा। पहले जब भी जियांग ताओ फर्नीचर बाजार आता था, उसे घबराहट होने लगती थी। आज कारोबार कैसा रहेगा, मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और वह सिर्फ पैसों के बारे में सोच रहा था। उसे सिर्फ पैसे ही नजर आ रहे थे। जब कारोबार अच्छा चल रहा होता था और वह खूब कमाता था, तो वह बहुत खुश और उत्साहित होता था। जब कारोबार मंदा होता था और उसकी कमाई कम होती थी, तो वह चिंतित और मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करने लगता था। जब भी फोन बजता, उसे चिंता होती कि कहीं कोई लेनदार भुगतान की मांग करने के लिए तो फोन नहीं कर रहा है। आज 3,000 युआन की कमाई को आधार बनाकर जियांग ताओ का मूड तुरंत काफी हद तक सुकून भरा हो गया। ऐसा लगा मानो उसकी आंखों के सामने की दुनिया साफ हो गई हो और उसकी सांसें सहज हो गईं। जब लोगों को खुशी के अवसर मिलते हैं तो वे उत्साह से भर जाते हैं। यह शायद जियांग ताओ की वर्तमान स्थिति का वर्णन करता है। गुरुजी, बाई गैजुंग न्यू विलेज में कुछ पलंग ले जाने का कितना खर्चा आएगा? जियांग ताओ अभी कार से बाहर निकला ही था और उसने अभी एक सिगरेट भी खत्म नहीं की थी कि तभी एक नौकरी का प्रस्ताव आ गया। कुछ मोलभाव के बाद वे अंततः 70 युआन की कीमत पर सहमत हो गए। जियांग ताओ कार में बैठा, उसे स्टार्ट किया और अपने दिन का काम शुरू करने के लिए ग्राहक के पीछे पीछे थोक बाजार में चला गया। कुल मिलाकर आज का दिन काफी भाग्यशाली रहा। सुबह उसने कुल 3 काम किए और 230 युआन कमाए। उन्होंने थोक बाजार के पास एक छोटे से रेस्तरां में दोपहर के भोजन में 10 युआन का भुना हुआ केक खाया। उसने दोपहर में करीब 1 घंटे तक कार में आराम किया और दोपहर बाद 4 और काम किए, जिससे उसे कुल 300 युआन की कमाई हुई। दिन के अंत में उसने कुल 530 युआन कमाए और ईंधन के खर्च को घटाने के बाद उसे कम से कम 400 युआन का शुद्ध लाभ हुआ। शाम 6 बजे जैसे ही आसमान में अंधेरा छाने लगा, बाजार बंद हो गया, जिससे दिन का कारोबार समाप्त हो गया। जियांग ताओ ने भी काम खत्म किया और घर की ओर गाड़ी चलाकर रवाना हो गया। रात के खाने में उन्होंने खुद टमाटर और अंडे के नूडल्स बनाए। नूडल्स के लिए 4 युआन, टमाटर के लिए 4 युआन, साथ ही 2 अंडे। खाने का खर्च 10 युआन से भी कम था और उसका पेट पूरी तरह भर गया था। भोजन के बाद उन्होंने मूंगफली के साथ एक छोटा पे लिया और जीवन काफी आनंददायक हो गया। मुझे आश्चर्य है कि कल क्या जानकारी मिलेगी। पैसे कमाने के और भी टिप्स मिल जाएं तो बहुत अच्छा होगा। जैसे ही वह पी रहा था, जियांग ताओ के मन में एक विचार आया और उसने खुफिया प्रणाली खोली। उसकी आंखें उम्मीद से भरी हुई थीं। अगली सूचना अपडेट होने में 5 घंटे और 27 मिनट बाकी हैं, कृपया धैर्य रखें। रिंग रिंग टिल्डा। फोन की घंटी बजी और जियांग ताओ ने देखा कि यह उसकी पत्नी जूली का वीडियो कॉल था और उसने एक टैप से कॉल का जवाब दिया। स्क्रीन चमक उठी और उस पर जूली की आकृति दिखाई दी। आज जूली ने हल्के भूरे रंग की पोशाक पहनी थी, जिसमें वह लंबी, पतली और बेहद आकर्षक लग रही थी। हालांकि उनकी शादी को कई साल हो गए हैं, लेकिन जियांग ताओ को अक्सर अपनी पत्नी को अच्छे कपड़े पहने हुए देखकर एक खास तरह की इच्छा होती है। वाह, ये किसकी पत्नी है? कितनी खूबसूरत है। खूबसूरत होने का क्या फायदा अगर उसका कोई इस्तेमाल ही न करे। हाँ, धिक्कार है तुम पर, काश मैं इसे हर दिन इस्तेमाल कर पाता। क्यों न तुम हमारी बेटी को बीजिंग ले आओ और कुछ दिनों के लिए वहां रुक जाओ। छी, मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगा, क्या मुझे वहां जमीन पर सोना पड़ेगा? अगर तुम दोनों यहाँ आओगे तो बेशक तुम मेरे घर में नहीं रहोगे, हम इस इलाके में एक अपार्टमेंट किराए पर ले लेंगे। इतने सारे बचे हुए पैसों से तो बेहतर यही होगा कि तुम और शियाओजू नए साल के लिए नए कपड़े खरीद लो। वैसे पतिदेव, क्या आपने फोन बेच दिया? इसे बेच दिया, इसके लिए 4,000 रुपये मिले।
जियांग ताओ ने यह बात तब कही जब उन्होंने वीचैट पर सीधे जूली को 4000 युआन ट्रांसफर किए। बेशक ये पैसा फोन बेचने से नहीं आया था, ये घड़ियां और शराब बेचने से आया था। उसने आइस टी के इनाम में जीता हुआ आईफोन 15 बेचने की योजना नहीं बनाई थी, उसने इसे जूली के लिए नए साल के उपहार के रूप में बचा कर रखा था। मैंने JD.com पर देखा, एक नया वाला 4300 से अधिक का है, मुझे 300 युआन से अधिक का नुकसान हुआ। जूली के चेहरे पर पीड़ा का भाव था। 300 युआन में उनकी बेटी के लिए 2 महीने का दूध खरीदा जा सकता था। संतोषी रहें, इस कीमत पर बेचना पहले से ही अच्छा है। अगर थोड़ा सा नुकसान ना होता तो कोई ऑनलाइन के बजाय हमसे क्यों खरीदता। बिल्कुल सही। वैसे मेरे प्यारे पतिदेव, मुझे आपसे कुछ कहना है। हम आगे बढ़ो। मेरी माँ ने आज मुझे 20,000 युआन भेजे हैं ताकि वह हमारी मदद कर सके। जो आपने मुझे पहले दिया था और अभी अभी जो 4000 रुपये दिए हैं, उन्हें मिलाकर मेरे पास 30,000 युआन से अधिक राशि है। अगर कोई कर्ज वसूलने आता है तो आइए पहले चर्चा करके कुछ हिस्सा चुका दें, बाकी हम अगले साल चुका देंगे। अपने ऊपर इतना दबाव मत डालो, पैसा कमाया जा सकता है और धीरे धीरे चुकाया जा सकता है। स्वास्थ्य हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होता है। मेरी बेटी और मैं आपके साथ अच्छे पल बिताने के लिए उत्सुक हैं, इसलिए कृपया अपना ख्याल रखें। फोन के दूसरी तरफ जूली की बातें सुनकर जियांग ताओ बेहद भावुक हो गया। ऐसी पत्नी का होना जो उनके साथ कठिनाइयों को सहने के लिए तैयार हो, समझदार और विचारशील हो, ये सब कुछ सार्थक था। चिंता मत करो प्रियतम, हमारे अच्छे दिन दूर नहीं है। तुम और हमारी बेटी बस जीवन का आनंद लेने के लिए तैयार रहो। जियांग ताओ ने अपने सामने नीले रंग के वर्चुअल पैनल को देखा। ऐसा लग रहा था मानो वह उन तीनों के हर दिन खुशी खुशी एक साथ रहने के खूबसूरत पलों को पहले से ही देख सकता हो। दंपति ने फोन रखने से पहले करीब 1 घंटे तक बात की। पर्याप्त भोजन और पेय पदार्थ लेने के बाद जियांग ताओ ने बस हाथ मुंह धोया और ऑडियो बुक सुनने के लिए बिस्तर पर लेट गया। कुछ साल पहले वह अक्सर बाहर घूमने निकल जाता था। वह अक्सर भटकते भटकते फुट मसाज वाली गली तक पहुंच जाता था। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उनका जीवन सरल होता गया और वे एकांत में अधिक संतुष्ट होने लगे। उसने देखा कि उसके फोन में पहले ही रात के 12:01 बज चुके थे। इसके बाद जियांग ताओ ने ऑडियो को रोक दिया और ऑडियो बुक का पेज बंद कर दिया। धन के देवता, मुझे धन कमाने का एक और नुस्खा दीजिए। पैसे कम है, पैसे कम है, पैसे कम है। जरूरी बातें 3 बार कहनी चाहिए। जियांग ताओ ने अपने हाथ मलते हुए हवा में प्रार्थना की और फिर एक विचार के साथ खुफिया प्रणाली को खोल दिया। आज की सूचना रेड स्टार सेकंड हैंड फर्नीचर मार्केट में प्रतीक्षा करते समय आपको निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई। व्यापारी B25 द्वारा बेचे जा रहे एक पुराने सिंगल सीटर सोफे के अंदर किसी के गुप्त निजी धन के युआन छिपे हुए हैं। किसी के 29,800 निजी फंड। नई जानकारी को देखते ही जियांग ताओ तुरंत रोमांचित हो गया। किस भले इंसान ने सोफे में पैसे छिपाए। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे सेकंड हैंड फर्नीचर मार्केट में बेच दिया। धन के देवता, आपका धन्यवाद। आप सचमुच एक दादाजी की तरह हैं। जब जियांग ताओ ने बुद्धिमत्ता को वास्तव में पैसा कमाने से जुड़ा हुआ पाया तो वह और भी उत्साहित हो गया। यह एक ऐसी खुफिया जानकारी थी जिसका मूल्य 29,800 था। इसके अलावा आज शराब की वो 3 बोतलें जीतने की तुलना में इसकी कीमत कहीं कम थी, इसलिए पैसे के हिसाब से इसकी कीमत और भी अधिक थी। यदि वह निजी धन को छिपाने वाले खजाने के सोफे को सफलतापूर्वक हासिल कर लेता, वह एक दिन में जितना पैसा कमाएगा वह लगभग उतना ही होगा जितना जियांग ताओ 3 कठिन महीनों में कमाता था। सो जाओ, आराम करो, कल मुझे वो सोफा जरूर लेना है। उस रोमांच के बाद जियांग ताओ जल्दी से सोने के लिए बिस्तर पर चला गया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसका दिमाग सोफे और लाल नोटों से भर गया और उसे नींद नहीं आई। अध्याय 12 क्या किसी ने मुझसे पहले ही कर दिया। रिंग रिंग रिंग। अगली सुबह 6:30 बजे जियांग ताओ अपने फोन के अलार्म से जाग गया। जैसे ही वह अलार्म बंद करके थोड़ी देर और सोने वाला था, उसे अचानक पिछली रात की खबरें याद आ गईं। वूश। जियांग ताओ तुरंत बिस्तर से उठ बैठी और जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगी। पैसों की ताकत वाकई बहुत बड़ी है। इसके सामने आलस्य बिना किसी संघर्ष के ही चूर चूर हो जाता है। उसे ठीक से कपड़े पहनने में 3 मिनट लगे और जियांग ताओ घर से निकलकर नीचे चला गया। अभी सुबह का समय था और रेड स्टार सेकंड हैंड फर्नीचर मार्केट अभी खुला नहीं था, इसलिए जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने आज 29,800 युआन और कमाने के बारे में सोचा। जियांग ताओ खुद को एक अच्छा भोजन कराकर खुद को खुश करने के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका।
ओल्ड गुकी लैम्प सूप शॉप के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर जियांग ताओ सीधे अंदर चला गया। उन्होंने भेड़ के पेट के सूप का एक बड़ा कटोरा और आधी रोटी मंगवाई, जिसका कुल खर्च केवल 23 युआन आया। पेट भरकर खाने और खुद को गर्म करने के बाद जियांग ताओ वहां से निकलकर गांव के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। शाओ जियांग, लगता है तुम अच्छा जीवन जी रहे हो, भेड़ के मांस का सूप का आनंद ले रहे हो। कुछ देर आगे चलने के बाद उसका साथी ग्रामीण वांग लियानमिंग पीछे से उसके पास पहुंचा, हाथों को जेब में डाले हुए चिढ़ाते हुए। जियांग ताओ मुस्कुराया और बोला, मुझे खाना बनाने में बहुत आलस आ रहा है, बस सुविधा के लिए खा रहा हूं। भाई वांग, क्या आपने खाना खा लिया? आपकी भाभी हर सुबह बाजरे और कद्दू का दलिया बनाती हैं और उनका दावा है कि यह पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक है। चाहे ये कितना भी पौष्टिक और सेहतमंद क्यों न हो, इसे हर दिन नहीं खाया जा सकता। मेरा मुंह तो पक्षी की तरह बेस्वाद हो गया है। भाई सचमुच तुमसे ईर्ष्या करता है, बिना किसी के नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से जीना, अपनी पसंद का खाना खाना। हमारे घर में आपकी भाभी ही तय करती है कि हम क्या खाएंगे। मुझे जो नूडल्स और फ्लैटेब्रेड पसंद हैं, उन्हें वह कैलोरी का बम मानती है। एक कटोरी नूडल्स खाना ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई गंभीर अपराध कर दिया हो। जियांग ताओ ने हंसते हुए कहा, भाई वांग, मुझे आपसे ईर्ष्या हो रही है कि आप हर दिन अपनी पत्नी के साथ होते हैं। मुझे तो अपनी पत्नी से दोबारा मिलने में 2-3 महीने लग जाएंगे। जीवन कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरों का जीवन हमेशा अधिक चिंतामुक्त प्रतीत होता है, जिससे मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। हमें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि दूसरे लोग भी हमसे ईर्ष्या करते हैं। क्या हम अदला बदली कर लें? हाँ, भाई वांग, आपको इस बारे में मजाक नहीं करना चाहिए। अगर आपकी पत्नी को पता चल गया तो घर पहुंचते ही आप वॉशबोर्ड पर घुटने टेक रहे होंगे। वॉशबोर्ड पर घुटने टेकना, हम पुरुष घुटने नहीं टेकते। वैसे मैं तुम्हारे सामने शेखी नहीं बघार रहा। हंसते हंसते और बातें करते हुए वे गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे और अपने दिन की शुरुआत करने के लिए रेड स्टार सेकंड हैंड फर्नीचर मार्केट की ओर चल पड़े। 7:30 बजे बाजार खुला और विक्रेता एक के बाद एक प्रवेश करने लगे। आए शुरू करें। जियांग ताओ ने मालवाहक दरवाजा खोला, ड्राइवर की सीट से नीचे कूदा, दरवाजा बंद किया और अंदर जा रहे विक्रेताओं के साथ शामिल हो गया। एरिया बी में दुकान नंबर 25 यही है। इस बाजार में 5-6 साल काम करने के कारण जियांग ताओ इसके लेआउट से परिचित था और उसने जल्दी ही दुकान B25 का प्रवेश द्वार ढूंढ लिया। यह एक ऐसी दुकान थी जो पुराने सोफे बेचती थी, जिसका क्षेत्रफल 3 से 400 वर्ग मीटर था और अंदर का हिस्सा काफी विशाल था। लगभग 8 बज चुके हैं और उन्होंने अभी तक दुकान नहीं खोली है। जियांग ताओ ने अपने फोन को देखा, फिर B25 के बंद दरवाजे को देखा और थोड़ा चिंतित महसूस किया। शांत हो जाओ, ये बस एक घटिया सोफा है। इसके लिए कोई तुमसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है, इतना उत्सुक होने की कोई जरूरत नहीं है। उसने अपने सिगरेट के पैकेट से एक सिगरेट निकालकर उसे जलाकर खुद को तसल्ली दी, ताकि उसकी घबराहट कम हो सके। सिगरेट पीते पीते मैरून रंग की लंबी जैकेट पहने और छोटे घुंघराले बालों वाली एक मोटी महिला B25 के प्रवेश द्वार पर रुक गई। एक हाथ में नाश्ते का पैनकेक पकड़े हुए वह बीच बीच में एक निवाला खा रही थी और दूसरे हाथ से उसने काले रंग के क्रॉस बॉडी बैग से चाबियां निकालकर दरवाजा खोला। वह यहाँ है। महिला को दरवाजा खोलते देख जियांग ताओ के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। आखिरकार इतना लंबा इंतजार। घुंघराले बालों वाली महिला ने जैसे ही चेन का ताला हटाया, उसने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया और इस तरह आधिकारिक तौर पर दिन भर का अपना काम शुरू कर दिया। जियांग ताओ ने जल्दी से पास के कूड़ेदान में अपनी सिगरेट बुझाई और दुकान B25 के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। सोफा ढूंढ रहे हो? हैंडसम। किस तरह का चाहिए? बहन चुनने में तुम्हारी मदद कर सकती है। ली गुइंग अंदर आते ही मुड़ी और उसने जियांग ताओ को अंदर आते देखा। उसने जल्दी से अपना नाश्ते का पैनकेक नीचे रखा और मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। बड़ी बहन, तुमने अभी तक नाश्ता खत्म नहीं किया है। कृपया खा लो, मैं खुद ही इधर उधर देख लूंगी कि मुझे कुछ पसंद आता है या नहीं। जियांग ताओ मुस्कुराए और भंडारण क्षेत्र के उत्तर पश्चिम कोने की ओर देखते हुए उससे कहा। जियांग ताओ के सपने में गोदाम के उत्तर पश्चिम कोने में फर्श से छत तक प्रकाश की एक किरण निकल रही थी। कल शराब खरीदने के अनुभव के आधार पर वह चमकती हुई वस्तु शायद सोफा ही थी जिसमें किसी ने अपना निजी सामान छिपा रखा था। ठीक है, आप बेझिझक सब कुछ देख लीजिए। अगर आपको कुछ पसंद आए तो मुझे बताइएगा। आप आज के पहले ग्राहक हैं, इसलिए मैं आपको छूट दूंगा। ठीक है, आप अपने भोजन का आनंद लीजिए, मैं एक नजर डाल लेता हूँ। जियांग ताओ ने ली गुइंग से मुस्कुराते हुए कहा और दुकान में सामान देखने लगी।
अपने असली मकसद को छिपाने के लिए वह आज सीधे चमकते हुए क्षेत्र की ओर नहीं गया और इसके बजाय उसने 5 या 6 मिनट तक अन्य क्षेत्रों में घूमने का नाटक किया। घूमते घूमते वह अनायास ही प्रकाश की किरण से घिरे सोफे के पास पहुंच गया। ये 2 सीटों वाला सोफा था जो गुलाबी रंग का और बिल्कुल नया लग रहा था, लगभग 70 या 80% नया। अरे बाप रे, ये रंग! इस अत्यधिक गुलाबी सोफे को देखकर जियांग ताओ नामक पुरुष को असहजता का अनुभव हुआ। लेकिन सोफे के अंदर छिपे निजी सामान के लिए थोड़ी बहुत असुविधा से क्या फर्क पड़ता है? जब तक उसे शर्म नहीं आती तब तक शर्मिंदगी तो दूसरों को आएगी। अहम बड़ी बहन, क्या आप यहाँ आ सकती हैं कृपया? जियांग ताओ ने ली गुइंग को आवाज दी, जो प्रवेश द्वार के पास एक अस्थायी कार्यालय में अपना पैनकेक खा रही थी। ली गुइंग ने पैनकेक का आखिरी टुकड़ा खाया, मुस्कुराते हुए अपने छोटे छोटे मोटे पैरों से चलकर आए और पूछा, तुम्हें कौन सा पसंद आया हैंडसम? बहन, ये सोफा कितने का है? जियांग ताओ ने गुलाबी सोफे की ओर इशारा करते हुए थोड़ा शर्मिंदा होकर कीमत पूछी। क्या आपको ये वाला चाहिए? जियांग ताओ द्वारा इशारा किए गए सोफे को देखकर ली गुइंग ने तुरंत सोचा कि वह किसी विशेष समूह से संबंधित है। ये लड़का काफी मर्दाना दिखता है, लेकिन वो स्वाद। जियांग ताओ ने अजीब सी मुस्कान के साथ समझाया, अहम, मेरी पत्नी को ये रंग पसंद है। सोफे की कीमत कितनी है? सुंदर भाई, 1 मिनट रुको, मुझे इस सोफे के बारे में कुछ याद आ रहा है। ओह हाँ, मुझे अब याद आया, ये सोफा कल रात मेरे लाइव स्ट्रीम में ही बिक गया था। खरीदार ने कहा था कि वे आज सुबह इसे लेने आ जाएंगे। भाई, बाकी लोगों को भी देख लो। बोलते समय ली गुइंग ने अपना सिर थपथपाया, उसे सर्दियों में अपनी याददाश्त कमजोर होने का एहसास हो रहा था। क्या ये बिक गया? ली गुइंग की बातें सुनकर जियांग ताओ अवाक रह गया। इतनी जल्दी पहुंचकर किसी और द्वारा रोके जाना। अध्याय 13, न बहुत कम न बहुत ज्यादा, ठीक 298 बिल। जियांग ताओ ने हर चीज का हिसाब किताब कर लिया था, लेकिन उसे इस दुकान के मालिक के इतने प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद नहीं थी। दिन के समय वे बाजार में सोफे बेचते हैं और रात में वे घर जाकर भी लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए बिक्री करते हैं। भाई, वहां एक और है जिसका रंग और स्टाइल लगभग एक जैसा है। इसका थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ज्यादा नहीं। मैं तुम्हें इसे दिखाने ले चलूंगा। ली गुइंग ने देखा कि जियांग ताओ को ये रंग बहुत पसंद आया, इसलिए उसने उसे इसी तरह का दूसरा रंग दिखाने का सुझाव दिया। मैडम, मेरी नजर इस पर टिक गई है। पहली नजर में ही मैंने इसे चुन लिया। क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं और मुझे ये सोफा दे सकते हैं, और ऑर्डर के लिए इसी तरह का एक और सोफा ढूंढ सकते हैं? आपके पास यहाँ इतने सारे सोफे हैं, वैसा ही सोफा ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। लाइव स्ट्रीम में आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं और रंग में थोड़ा अंतर होना सामान्य बात है ना? जियांग ताओ इतनी आसानी से 30,000 युआन छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने खुशी खुशी ली गुइंग के साथ फिर से मोलभाव किया। ली गुइंग ने कहा, भाई, यह उतना आसान नहीं है जितना तुम कहते हो। हम एक व्यवसाय चलाते हैं और हम ईमानदारी को महत्व देते हैं। अगर हम ग्राहक के ऑर्डर से अलग कोई चीज डिलीवर करते हैं तो इससे हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। हम भविष्य में व्यापार कैसे करेंगे? जियांग ताओ हिचकिचाते हुए बोला, कैसा रहेगा महोदया? आपने लाइव स्ट्रीम में ये सोफा कितने में बेचा? मैं आपको 100 युआन और दे दूंगा। मुझे ये सोफा बहुत पसंद है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। बाकी सोफे मुझे आकर्षित नहीं करते। जब ली गुइंग ने सुना कि जियांग ताओ 100 युआन देने को तैयार है, तो वह थोड़ी लालच में आ गई। इस सोफे की कीमत उन्हें खरीदते समय 100 युआन पड़ी थी और उन्होंने इसे लाइव स्ट्रीम में 400 युआन में बेच दिया। अगर जियांग ताओ इसमें 100 और जोड़ दे तो वे इसे 500 में बेच सकते हैं, जिससे मुनाफा दोगुना हो जाएगा। ली गुइंग ने दुविधा में होने का नाटक करते हुए कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये सोफा वाकई पसंद आया है और आप इतनी जल्दी आ गए, इसलिए मैं एक अपवाद बनाऊंगा और इसे आपको बेच दूंगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जब जियांग ताओ ने देखा कि ली गुइंग कितनी आसानी से सहमत हो गई, तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसने बहुत अधिक पेशकश कर दी थी। उसे पहले 50 युआन अतिरिक्त देकर स्थिति का जायजा लेना चाहिए था। लेकिन जब जियांग ताओ को सोफे में छिपे पैसों के बारे में ख्याल आया, तो उसे उन अतिरिक्त 50 युआन के बारे में बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मछली पकड़ने के लिए चारा चाहिए होता है ना? इसे मछली पकड़ने के चारे पर खर्च किए गए 100 युआन के बराबर समझे। मैडम, कुल कितना हुआ? जियांग ताओ को किसी भी दुर्घटना का डर था और बोलते हुए उसने भुगतान की तैयारी के लिए तुरंत अपना फोन निकाला।
हमने इसे कल रात लाइव स्ट्रीम में 450 में बेचा था, और आपने अभी जो कहा उसके अनुसार आप इसमें 100 और जोड़ेंगे, इसलिए यह 550 हो जाएगा। ली गुइंग ने अपने गले से एक 2 तरफा QR कोड निकालते हुए कहा। ठीक है, चूंकि मेरी पत्नी को ये सोफा बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। जियांग ताओ ने अनिच्छा जताते हुए ली गुइंग के वीचैट पेमेंट कोड को स्कैन किया और झटपट 550 युआन का भुगतान कर दिया। वीचैट के जरिए 550 युआन का भुगतान। फोन पर भुगतान की सूचना सुनकर ली गुइंग के गोल मटोल चेहरे पर खुशी का भाव आ गया। उसने चतुराई से 50 युआन अतिरिक्त कमा लिए थे। मैडम, मैं ये सोफा ले जाऊंगा। मेरी कार बाहर खड़ी है, मैं इसे ले आऊंगा। ठीक है भाई, मैं इसे प्रवेश द्वार तक ले जाने में आपकी मदद करूंगा। धन्यवाद मोहतरमा। अलग अलग गणनाओं के साथ उन्होंने सोफे को मुख्य द्वार तक ले जाने के लिए एक साथ काम किया। सोफा रखने के बाद जियांग ताओ बाजार से बाहर दौड़ा और अपनी ट्रक को दुकान B25 के प्रवेश द्वार तक ले गया। इतनी जल्दी अतिरिक्त 150 युआन कमा लेने से ली गुइंग का मूड अच्छा था और वह मुस्कुराते हुए जियांग ताओ को सोफा ट्रक पर रखने में मदद कर रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। भविष्य में अगर मुझे फर्नीचर की जरूरत पड़ी तो मैं आपके यहाँ वापस आऊंगा। जरूर, अगली बार आप जो भी खरीदेंगे मैं आपको छूट दूंगा। अलविदा महोदया टिल्डा। जियांग ताओ ने ली गुइंग से बात करने में समय बर्बाद नहीं किया और सीधे ट्रक में बैठकर चला गया। सेकंड हैंड मार्केट से निकलने के बाद जियांग ताओ और ग्राहकों की तलाश में नहीं रुका और सोफे को लेकर सीधे शियाओशनहे की ओर चल पड़ा। वह उस किराए के कमरे वाली इमारत के सबसे निचले हिस्से तक गाड़ी चलाकर गया, फिर सोफे को खुद ही उठाकर ऊपर ले आया। सोफा ठोस लकड़ी का नहीं बना था, इसका वजन 100 पाउंड से कम था, इसलिए जियांग ताओ के लिए इसे संभालना आसान था। सोफे को वापस अपने कमरे में रखने के बाद जियांग ताओ ट्रक को हटाने के लिए नीचे चला गया। उस रिहायशी इमारत के बगल वाली सड़क संकरी थी और ट्रक कारों और इलेक्ट्रिक बाइकों के गुजरने में बाधा डालता था, जिससे काफी असुविधा होती थी। शियाओशनहे गांव के प्रवेश द्वार पर ट्रक पार्क करने के बाद जियांग ताओ जल्दी से अपने किराए के कमरे में वापस चला गया। अरे शियाओ जियांग, आज काम नहीं कर रहे हो? जैसे ही जियांग ताओ इमारत के सामने पहुंचा, उसकी मुलाकात मकान मालिक से हुई, जो बाहर आते समय लौकी जैसी कोई वस्तु पकड़े हुए था। लौकी से झींगुरों की तरह चहचहाने की आवाज आई। जियांग ताओ को यह आवाज पसंद नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों को इन आवाजों को सुनकर सोना अच्छा लगता था। उनका दावा था कि ये मन को शांत करने में मदद करती है। आज तबीयत ठीक नहीं लग रही, काम पर देर से जाऊंगा। क्या तुम क्रिकेट मैच देखने जा रहे हो? जियांग ताओ ने मकान मालिक का अभिवादन किया और ऐसे आरामदेह जीवन को देखकर उसे थोड़ी ईर्ष्या हुई। मैं बूढ़े लियू और बाकी लोगों के साथ खूब मस्ती करने जा रहा हूँ। मैं चलता हूँ टिल्डा। मकान मालिक ने जियांग ताओ को हाथ हिलाकर इशारा किया और गली की ओर चल पड़ा। बीजिंग में सेवानिवृत्त बुजुर्गों का जीवन सरल और सहज है। जियांग ताओ ने प्रशंसा में अपनी जीभ चटकाई, मुड़ा और सीधे दूसरी मंजिल पर स्थित अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में वापस आकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। जियांग ताओ ने अपने हाथ से सोफे को आगे पीछे करके देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। हालांकि जियांग ताओ ने हिम्मत नहीं हारी। अगर यह इतना स्पष्ट होता तो उसे सस्ता सौदा ढूंढने का मौका ही नहीं मिलता। क्या इसे सोफे के अंदर सिला जा सकता है? जरूर। जियांग ताओ ने तुरंत दराज से कैंची निकाली और सोफे के पिछले हिस्से को काटना शुरू कर दिया। उसे अच्छी तरह से अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। पीछे का हिस्सा काटने के बाद वह नीचे की ओर बढ़ा और 7 से 8 मिनट तक काटता रहा, जिससे सोफे के लकड़ी के फ्रेम के चारों ओर लिपटा हुआ कपड़ा टुकड़े टुकड़े हो गया। वहां है। जैसे ही जियांग ताओ को खुफिया जानकारी की विश्वसनीयता पर संदेह होने लगा, तभी एक लंबा काला बटुआ बाहर झांका। कुछ और कतरने। जियांग ताओ ने सोफे की चादर से आयताकार काले बटुए को खींचकर बाहर निकाला। वाह, कितनी गहराई में छिपे हुए थे। तुम्हें ढूंढने में मुझे बहुत समय लग गया। बटुआ खोलकर उसने देखा कि उसमें 100 युआन के नोटों का एक मोटा बंडल भरा हुआ था। उत्साह से घबराते हुए जियांग ताओ ने अपना बटुआ खाली किया और पैसे गिने। न ज्यादा न कम, बिल्कुल 298 नोट, जिनका कुल मूल्य 29,800 युआन है। सोफे पर खर्च किए गए 550 रुपये घटाने के बाद शुद्ध लाभ 29,250 रुपये हुआ। गणना पूरी होने के बाद जियांग ताओ का दिल उत्साह से भर गया। वो प्रभावी खुफिया प्रणाली के लिए आभारी था। अगर वह इसी तरह कमाई करता रहा तो वह आसानी से दैनिक कमाई में 30,000 का आंकड़ा पार कर लेगा। अपने 30 साल के जीवन में जियांग ताओ ने पहली बार एक ही दिन में इतनी बड़ी रकम कमाई थी। उसने किराए के कमरे में लगातार 3 सिगरेट पीकर अपनी उत्तेजना को शांत करने की कोशिश की।
इसके बाद जियांग ताओ ने पैसे वापस पर्स में रख दिए और उसे अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब में रख लिया। सोफे को काटकर कमरे में फैली गंदगी को साफ करने के बाद वह घर से निकल गया। सबसे पहले वह रेड स्टार सेकंड हैंड फर्नीचर मार्केट के बाहर स्थित एटीएम पर गया और अपने बैंक कार्ड में 29,800 नकद जमा किए। पैसे जमा करने के बाद जियांग ताओ लापरवाही से रेड स्टार सेकंड हैंड फर्नीचर मार्केट क्षेत्र में वापस चला गया ताकि व्यापार के और अवसर तलाश सके। अध्याय 14 एक साल में 10 लाख कमाने की बात को भूल जाओ। जियांग ताओ हमेशा से ही सतर्क व्यक्ति रहे हैं। खुफिया प्रणाली जैसी शक्तिशाली चीज हासिल करने के बाद भी उन्होंने तुरंत अपनी पुरानी नौकरी नहीं छोड़ी। क्या होगा अगर यह जितनी अचानक आया था उतनी ही अचानक गायब भी हो जाए। किफायती जीवन से विलासिता की ओर जाना आसान है, लेकिन विलासिता से वापस किफायती जीवन की ओर लौटना मुश्किल है। आम लोगों के लिए वित्तीय स्वतंत्रता के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध उपभोग में सुधार करना है। जब किसी व्यक्ति की पैसा कमाने की क्षमता में सुधार होता है तो वे बड़े घरों, बेहतर कारों, अधिक महंगे कपड़ों और बढ़िया भोजन के सपने देखने लगते हैं। ये चीजें ठीक हैं, लेकिन इन्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ही अपनाना चाहिए, उससे पहले नहीं। आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले अंधाधुंध उपभोग को बढ़ाना, विलासिता में लिप्त होना निस्संदेह आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की प्रक्रिया में देरी करेगा। दरअसल जब कोई व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होकर पूंजीपतियों द्वारा सावधानीपूर्वक रचे गए उपभोग के जाल में फंस जाता है, वे वित्तीय स्वतंत्रता का अवसर खो सकते हैं। अपना पूरा जीवन निरंतर व्यस्त कार्यों में व्यतीत करना। विश्व प्रसिद्ध बॉक्सिंग चैंपियन टायसन ने एक समय में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की थी, लेकिन फिजूल खर्ची के कारण अंततः दिवालिया हो गए। पॉप संगीत के बादशाह माइकल जैक्सन ने एक बार 1 अरब अमेरिकी डॉलर का अनुबंध साइन किया था। उनकी कुल रिकॉर्ड बिक्री चौंका देने वाली 800 मिलियन प्रतियों तक पहुंच गई, लेकिन अंत में अत्यधिक उपभोग और कानूनी विवादों के कारण उन पर 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का कर्ज चढ़ गया। ये वास्तविक जीवन के उदाहरण है। इसके अलावा जियांग ताओ पर अभी भी हजारों डॉलर का व्यक्तिगत कर्ज है जिसे अभी तक चुकाया नहीं गया है। हाल के दिनों में उसने खुफिया प्रणाली की बदौलत काफी पैसा कमाया है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वह खुद को कुछ दर्जन युआन की कीमत वाले मेमने के सूप का भोजन कराता है और 100 युआन से कुछ अधिक कीमत वाली शराब की एक अच्छी बोतल पीता है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य नए साल से पहले जितना संभव हो उतना कमाना है, ताकि सबसे पहले परिवार के कर्ज चुकाए जा सके। पूरा परिवार कर्जदारों के दरवाजे पर दस्तक देने की चिंता किए बिना नए साल का आनंद ले सकता है। दिन भर जियांग ताओ रेड स्टार सेकंड हैंड फर्नीचर मार्केट में सामान ढोने का काम करता रहा। बाजार बंद होने के बाद शाम को 6:30 बजे ही उसने अपना दिन का काम समाप्त किया। सोफे में मिले 29,800 युआन को छोड़कर आज उसने छोटे मोटे कामों से 400 युआन और कमा लिए। दोनों आय को मिलाकर उनकी दैनिक कमाई आधिकारिक तौर पर 30,000 के आंकड़े को पार कर गई। घर लौटते समय जियांग ताओ खुशी से एक गाना गुनगुना रहा था, ये सोचकर कि अगर वह हर दिन 30,000 कमा सके तो, यानी कि हर महीने 90,000 डॉलर, और क्या वह सालाना 10 लाख डॉलर नहीं कमाएगा। छी, मेरे पास इंटेलिजेंस सिस्टम है और मैं अभी भी साल में सिर्फ 10 लाख कमाने के बारे में सोच रहा हूं। क्या ये खुद को कोसना नहीं है? जैसे ही उसने गाड़ी पार्क की और कार से बाहर निकला, जियांग ताओ को अचानक एहसास हुआ कि वह बहुत ज्यादा डरपोक हो रहा था। इंटेलिजेंस सिस्टम के साथ 30,000 की दैनिक आय क्या होगी? यकीनन वह भविष्य में और भी अधिक कमा सकता है। साल में सिर्फ 10 लाख कमाने की बात भाड़ में जाए, बल्कि करोड़ों या शायद करोड़ों प्रति वर्ष। ऐसा सोचकर जियांग ताओ को और भी खुशी महसूस हुई। घर लौटते समय उसने एक रोटी, एक जिन सुअर के सिर का मांस और कुछ अन्य व्यंजन भी खरीदे। घर में रखी 10 साल पुरानी शराब की बोतल में अभी भी आधी से ज्यादा बची हुई थी और खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी। किराए के अपार्टमेंट में वापस आकर जियांग ताओ ने थोड़ी शराब पीते हुए सुअर के सिर के मांस के साथ फ्लैटेब्रेड खाए और साधारण सुखों का आनंद लिया। खाना खाते समय वह सोच रहा था कि सोफे में मिले लगभग 30,000 युआन के बारे में अपनी पत्नी को बताए या न बताए। उसे यह बात कैसे कहनी चाहिए? बहुत सोचने विचारने के बाद उसने इसे अपने तक ही सीमित रखने का फैसला किया। आईएसटी से फोन जीतने की कहानी को सौभाग्य मानकर टाला जा सकता है, लेकिन सोफे में छिपी नकदी को कैसे समझाया जाए? वह सिर्फ अपने लिए मुसीबत मोल ले रहा है। रिंग रिंग रिंग। खाना खाते समय जूली का वीडियो कॉल आया। जियांग ताओ ने वीडियो कॉल का जवाब दिया। फोन पर बातचीत समाप्त होने से पहले दंपति ने 1 घंटे से अधिक समय तक पारिवारिक मामलों पर बातचीत की। अंगूठी अंगूठी। पत्नी के वीडियो कॉल खत्म होने के तुरंत बाद एक और कॉल आ गया।
कॉलर आईडी पर ब्रदर वांग का नाम दिख रहा था। अरे भाई वांग, जियांग ताओ ने कॉल का जवाब देने के लिए स्वाइप किया और दूसरी तरफ से मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। क्या बल्ब खराब है? तुम घर पर नहीं हो? ठीक है, कोई बात नहीं, ये छोटी सी बात है, मैं अभी चलता हूँ। सुरक्षित गाड़ी चलाए, मैं फोन रख रहा हूँ। वांग लियानमिंग से फोन रखने के बाद जियांग ताओ बड़बड़ाते हुए उठा, रैक पर टंगी काली जैकेट पहनी और दरवाजे से बाहर निकल गया। नीचे जाने के बाद जियांग ताओ हमेशा की तरह वांग लियानमिंग और हे फोन के किराए के मकान की ओर चल पड़ा। अभी अभी फोन आया था। वांग लियानमिंग ने बताया कि घर का बल्ब खराब हो गया है और घर पर सिर्फ उसकी पत्नी ही है। वह सामान पहुंचा रहा था और उसे घर लौटने में कम से कम 1 घंटे से अधिक समय लगेगा, इसलिए उसने जियांग ताओ से पहले जाकर जांच करने के लिए कहा। लगभग 5 मिनट चलने के बाद जियांग ताओ एक अन्य यूनिट बिल्डिंग के बाहर पहुंचा। शाओ जियांग, तुम यहाँ हो? तुम्हें इतनी दूर तक आने के लिए हुई परेशानी के लिए बहुत खेद है। हे फोन कुछ देर से नीचे इंतजार कर रही थी और उसने मुस्कुराते हुए जियांग ताओ का अभिवादन किया। हे फोन कद में छोटी हैं, उनका चेहरा गोल मटोल और मासूम सा है और मुस्कुराने पर उनके एक गाल पर डिंपल पड़ जाता है। किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि वह पहले से ही 37 साल की है और 2 बच्चों की मां है। 182 सेंटीमीटर की लंबाई वाली जियांग ताओ जब उसके सामने खड़ी थी तो उससे काफी लंबी थी। ऐसा लग रहा था कि हे फोन कुछ देर पहले ही काम से लौटी थी। महिलाओं के ब्लेजर यूनिफॉर्म के ऊपर हल्के हरे रंग का डाउन जैकेट पहने हुए। उसकी पैंट स्लीक और फिटेड फॉर्मल पैंट थी। उसके चेहरे पर अभी भी ऑफिस का मेकअप लगा हुआ था। सच कहूं तो जियांग ताओ कभी कभी भाई वांग की किस्मत से ईर्ष्या करता था। कद में छोटा होने के बावजूद हे फोन काफी आकर्षक दिखती थी। 10 अंकों में से वह लगभग 7 अंक ही प्राप्त कर सकी। 1 दशक से अधिक समय तक शादीशुदा रहने के बाद वांग लियानमिंग का वजन बढ़ गया था और समय के साथ उनके बाल भी कम होते जा रहे थे। हालांकि ही फोन शादी की तस्वीरों के मुकाबले ज्यादा नहीं बदली थी। जियांग ताओ ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिस पर हे फोंग ने उसकी प्रशंसा की। मेरे साथ इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बता दीजिएगा। क्या तुमने खाना खा लिया है, शाओ जियांग? अगर नहीं तो मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना सकती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैंने पहले ही खाना खा लिया है। तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। वे बातें करते और हंसते हुए एक साथ सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और 206 नंबर के कमरे में दाखिल हुए। पुरानी यूनिट की इमारतों की छत की ऊंचाई 2 मीटर से थोड़ी अधिक है। जियांग ताओ छत तक पहुंचने के लिए एक स्टूल पर खड़ा हो गया। सावधान रहना शियाओ जियांग, मैं तुम्हें पकड़े रहूंगा। हे फोंग ने जियांग ताओ को सहारा देने के लिए तैयार मुद्रा में अपने दोनों हाथ उसके पैरों के पास रखे। उस स्पर्श से जियांग ताओ के शरीर में बिजली का एक तेज प्रवाह दौड़ गया। वह घबराकर सोचने लगा कि कहीं छत के तारों से बिजली लीक तो नहीं हो रही है। थोड़ा असहज महसूस करते हुए जियांग ताओ ने अपना गला साफ किया और स्क्रूड्राइवर से पेंच खोलना जारी रखा। जल्द ही उसने टूटी हुई लाइट को हटा दिया और उसकी जगह नई लाइट लगा दी, जिसे हे फोंग ने अभी अभी नीचे से खरीदा था। स्नैप! हे फोंग ने दरवाजे पर लगे स्विच को दबाया और कमरा तेज रोशनी से जगमगा उठा। भाभी, जल्दी खाना बनाए। मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगी, मैं वापस जा रही हूँ। लाइट बदलने के बाद जियांग ताओ स्टूल से नीचे उतरा और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। घर पर आपको कुछ करने को नहीं है, बस थोड़ी देर यहीं आराम कीजिए। हे फोंग ने मुस्कुराते हुए आमंत्रण भरे लहजे में उसकी ओर देखते हुए कहा। तुम्हारा भाई वांग जल्द ही घर आ जाएगा, तुम दोनों साथ में बैठकर शराब का आनंद लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ व्यंजन बना सकती हूँ। ये बहुत झंझट का काम है, मैं ऐसा नहीं चाहूंगा। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर अपने फोन पर खेलो, मैं कपड़े बदल लेती हूँ। ओह, ये सुनकर कि वह कपड़े बदलने जा रही है, जियांग ताओ का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। स्पष्टतः वह उसे बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं देखती थी। उनका घर एक ही बेडरूम का था। दरअसल भाभी जी, मुझे अभी याद आया, मैं घर पर पानी उबलने के लिए छोड़ आई हूँ, मुझे वापस जाना चाहिए। भाई वांग के साथ किसी और दिन ड्रिंक्स लेते हैं। भाई वांग को किसी बात का गलत अर्थ निकालने से रोकने के लिए जियांग ताओ ने जल्दी से एक बहाना ढूंढा और हड़बड़ी में वहां से निकल गया। अध्याय 15 नई जानकारी, प्रारंभिक चरण का गर्भाशय ग्रीवा कैंसर। कुरकुरे। जियांग ताओ बर्फ में से होते हुए घर की ओर धीरे धीरे चल रहा था। उसका हर कदम चाहे गहरा हो या उथला। उसने पहले गर्म पानी से अपना चेहरा धोया, फिर उस पानी को दूसरे बर्तन में डालकर कुछ देर के लिए अपने पैरों को उसमें भिगोया।
उसके बाद वह बिस्तर पर चढ़ गया, कंबल के नीचे आराम से लेट गया और पढ़ने के लिए एक किताब ढूंढने के लिए अपना फोन खोला। जब उसे कोई ऐसी किताब मिली जिसमें उसकी रुचि थी तो उसने उसे सहेज लिया, उस पर वोट दिया और एक टिप्पणी छोड़ दी। ऐसा करने से वह किताब की लोकप्रियता में थोड़ा सुधार कर सकता है, जिससे लेखक को बेहतर अनुशंसाएं प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। इस तरह लेखक अधिक जोश के साथ लिख सकता था और उसे पढ़ने में अधिक आनंद आ सकता था। इसी तरह उन्होंने कीडियन पर युवा लेखकों का समर्थन किया। कुछ ही देर में रात के 12 बज चुके थे। जियांग ताओ ने अपने फोन पर रीडिंग ऐप बंद कर दिया, फिर नई जानकारी देखने के लिए इंटेलिजेंस सिस्टम खोला। आज की खुफिया जानकारी: कल आपका हे फोन से संपर्क हुआ था और आपको निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई थी। हे फोन को सर्वाइकल कैंसर की शुरुआती अवस्था है, जितनी जल्दी इसका पता लगाकर इलाज किया जाएगा उतना ही बेहतर परिणाम होगा। ... क्या बकवास है। नई मिली जानकारी को देखकर जियांग ताओ का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। मेरी भाभी देखने में तो ठीक लग रही थी और असल में उन्हें सर्वाइकल कैंसर है। कैंसर शब्द देखते ही जियांग ताओ को सीने में जकड़न महसूस हुई। सौभाग्य से यह अभी शुरुआती चरण में है। मुझे कल भाई वांग को इस बारे में याद दिलाना होगा। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर इसका पता देर से चले तो ये जानलेवा हो सकता है। जैसा कि खुफिया जानकारी से पता चला है, सर्वाइकल कैंसर का इलाज जितनी जल्दी किया जाए उतना ही बेहतर परिणाम होता है और इससे बीमारी ठीक भी हो सकती है। जितनी देर से इसका पता चलता है, इलाज उतना ही मुश्किल हो जाता है और मृत्यु दर उतनी ही अधिक हो जाती है। जब मैं कुछ पैसे कमा लूंगी तो मुझे माँ, जूली, सास और नंद सभी को 9 वैलेंट का टीका लगवाना होगा। ये चीज सचमुच कौन जानता था। भाभी तो बिल्कुल स्वस्थ दिखती हैं, लेकिन अचानक से। हालांकि आज मुनाफा कमाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जियांग ताओ को इसमें कोई नुकसान नहीं लगा। वह और वांग लियानमिंग एक ही गांव के रहने वाले हैं, 6 साल से अधिक समय से साथ काम कर रहे हैं और सगे भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखते हैं। हे फोंग भी जियांग ताओ के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। जब भी वे अपने घर पर पकौड़ी बनाते थे तो वे जियांग ताओ को भी अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करते थे। जब वे बंस को भाप में पकाते या मीटबॉल तलते थे तो वे वांग लियानमिंग से कुछ सामान जियांग ताओ के लिए लाने को कहते थे। कल भाई वांग को याद दिलाने के बारे में सोचते सोचते जियांग ताओ अपने तकिए पर सो गया। अगली सुबह 7 बजे जियांग ताओ अपने फोन के अलार्म से जाग गया। आज अतिरिक्त सूचना आय के अभाव में जियांग ताओ भेड़ के सूप पर पैसे खर्च करने में हिचकिचा रहा था। उसने घर पर ही इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट पकाया और उसमें 2 उबले अंडे डालकर काम चला लिया। नाश्ते के बाद वह नीचे की ओर गांव के प्रवेश द्वार की दिशा में चल पड़ा, जहां वाहन खड़े थे। जैसे ही वह गांव के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, जियांग ताओ ने आगे एक परिचित आकृति को देखा। वांग लियानमिंग, भाई वांग। वांग लियानमिंग को मानो अपने पीछे किसी परिचित की उपस्थिति का आभास हुआ। उसने अपना सिर घुमाया और जियांग ताओ की निगाहों से उसकी नजरें मिली। शाओ जियांग, क्या तुम चुपके से हमला करने के लिए छिपकर आ रहे हो? चुपचाप बिना कुछ बोले पीछा कर रहे हो? वांग लियानमिंग रुक गया और मुस्कुराते हुए जियांग ताओ को छेड़ने लगा। हाँ, नहीं, मैं बस किसी बात को लेकर सोच में डूबा हुआ था। आप किस बारे में सोच रहे हैं? पैसे कमाना, बिल्कुल। क्या नया साल आने ही वाला नहीं है? नए साल का अच्छा जश्न मनाने के लिए और पैसे कमाने की जरूरत है। वांग लियानमिंग ने अचानक पूछा। वैसे जियांग ताओ, इस साल आप कब वापस जाने की योजना बना रहे हैं? जियांग ताओ चलते हुए बोला, मैंने चंद्र माह की 27वीं या 28वीं तारीख को योजना बनाई है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। वांग लियानमिंग ने कहा, क्यों न इसे 27 तारीख के लिए तय कर ले। मेरे घर आ जाओ, हम पकौड़ी बनाएंगे। फिर हम शाओ लियू, शाओ डेन, शाओ झांग और अन्य लोगों को हमारे साथ मौज मस्ती करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। जियांग ताओ तुरंत मान गया, जरूर। शाओ लियू और उसके दोस्तों के साथ घूमे हुए काफी समय हो गया है, मैं ड्रिंक्स लेकर आऊंगा। अरे यार, तुम मुझसे अजनबी जैसा बर्ताव कर रहे हो, बस खुद आ जाओ। मेरे यहाँ शराब पी रहे हो, तुम्हें ड्रिंक्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। वांग लियानमिंग को जियांग ताओ के परिवार की इस साल की तंग आर्थिक स्थिति के बारे में पता था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि वह ज्यादा पैसा खर्च करे, और चलते हुए उसने कहा, वैसे जियांग ताओ, अगर नए साल के लिए तुम्हारे पास पैसों की कमी हो तो मैं तुम्हें आपात स्थिति के लिए 20,000 उधार दे सकता हूँ, बस जब तुम सक्षम हो जाओ तो मुझे वापस कर देना। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वांग लियानमिंग द्वारा पैसे उधार देने की पेशकश सुनकर जियांग ताओ को इस सर्द दिन में एक गर्माहट का एहसास हुआ। भाई वांग वाकई एक भरोसेमंद व्यक्ति है।
धन्यवाद भाई वांग, अगर मुझे सच में इसकी जरूरत पड़ी तो मैं आपसे संकोच नहीं करूंगा। यही तो भावना है, हम भाइयों की तरह हैं, औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है। वांग लियानमिंग हंसा और जियांग ताओ के कंधे पर थपथपाया, एक जिम्मेदार बड़े भाई की तरह व्यवहार करते हुए। वांग लियानमिंग के साथ अनौपचारिक बातचीत करते हुए जियांग ताओ इस बात पर विचार कर रहा था कि उसे सूक्ष्म तरीके से कैसे याद दिलाया जाए। जैसे ही वे अपने ट्रकों के पास पहुंचे, जियांग ताओ ने आखिरकार बोलना शुरू किया। वैसे भाई वांग, भाभी की सेहत कैसी है? क्या उन्होंने हाल ही में कोई चेकअप करवाया है? जब आप बीमार या किसी परेशानी में न हो तो चेकअप क्यों कराएं? ये तो अस्पताल पर बेवजह पैसा लुटाना है। अगर हमारे पास अतिरिक्त पैसा है तो बेहतर है कि हम अपने लिए कुछ फल या मांस खरीद लें। वांग लियानमिंग ने बेपरवाही से देखते हुए मानो किसी बात की परवाह नहीं की। अगर पिछले कुछ सालों से गांव सहकारी स्वास्थ्य बीमा योजना को बढ़ावा न दे रहा होता तो वह इस बारे में सोचता भी नहीं। वह और उनकी पत्नी हे फोंग काफी स्वस्थ थे। उन्हें साल में केवल कुछ दिनों के लिए ही सर्दी या बुखार होता था, जो थोड़ी सी सर्दी की दवा से तुरंत ठीक हो जाता था। आप ऐसा नहीं कह सकते भाई वांग। कल रात मेरी पत्नी ने फोन करके बताया कि इस साल उसकी हाई स्कूल की 3 सहपाठियों को एक के बाद एक सर्वाइकल कैंसर का पता चला है। एक शुरुआती चरण में, 2 अंतिम चरण में। ये तो बहुत डरावना है। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने आज ही उससे कहा कि वह मेरी माँ और उसकी माँ के साथ साथ उसकी बहन को भी चेकअप के लिए ले जाए। मन की शांति के लिए थोड़ा पैसा खर्च कर दे। हड़बड़ी में जियांग ताओ ने मौके पर ही एक कहानी गढ़ ली और इतनी विस्तार से बात की कि वह विश्वसनीय लगने लगी, जिससे मनगढ़ंत कहानी बनाने की उसकी प्रतिभा का पता चलता है। अरे यार, लगातार 3 बार? क्या आजकल ऐसा होना इतना आम हो गया है? जियांग ताओ की बातें सुनकर वांग लियानमिंग का दिल एक पल के लिए रुक गया और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। ऐसा हमेशा लगता था कि कैंसर उनसे बहुत दूर की चीज है, जिसका उन पर व्यक्तिगत रूप से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। अब जब मैंने जियांग ताओ को ये कहते सुना कि यह घटना उनके घर के इतने करीब घटी, तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से अलग था। बिल्कुल सही। महामारी के बाद सभी का स्वास्थ्य कमजोर हो गया है और बीमारियां भी बढ़ गई हैं। जियांग ताओ चलते चलते आगे बोला, अब से मैं जूली और अपनी माँ से सालाना चेकअप करवाने की योजना बना रहा हूँ, ताकि पैसों से थोड़ी मानसिक शांति मिल सके। हालांकि जियांग ताओ मनगढ़ंत बातें कर रहा था, लेकिन उसका असली इरादा जूली से दोनों पक्षों के माता पिता को स्वास्थ्य जांच के लिए ले जाने का था। हे फोंग के कैंसर के दर्दनाक अनुभव ने उन पर वास्तव में गहरा प्रभाव छोड़ा। वांग लियानमिंग ने कहा, ठीक है, आज शाम काम के बाद मैं तुम्हारी भाभी से बात करूंगा, देखूंगा कि वह क्या सोचती है। जियांग ताओ ने आखिरी बार याद दिलाया, भाई वांग, इसे गंभीरता से लेना बेहद जरूरी है। जहां बचत हो सके वहां बचत करें, लेकिन जहां जरूरत न हो वहां खर्च में कटौती न करें। ठीक है, इस बार मैं तुम्हारी बात सुन लूंगा। मैं अब काम पर जा रहा हूं। वांग लियानमिंग हंसा, जियांग ताओ के कंधे पर थपथपाया और तेजी से अपने ट्रक की ओर चल पड़ा। भाई वांग, मैं आपको बस इतना ही याद दिला सकता हूं, आशा है भाभी सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगी। जियांग ताओ ने आह भरी, मुड़ा और अपने ट्रक पर चढ़ गया, और इस तरह उसने एक और दिन की भागदौड़ भरी जिंदगी की शुरुआत की। आज जियांग ताओ की किस्मत कुछ खास खराब नहीं थी। दिन भर काम करने के बाद उसने 700 युआन से अधिक कमाए। ईंधन और वाहन की टूट फूट की लागत घटाने के बाद लगभग 500 युआन का शुद्ध लाभ हुआ। धिक्कार है, फिर से पेट्रोल खत्म हो गया। कार्य दिवस के अंत में जियांग ताओ ने देखा कि उसका ईंधन गेज एक बार फिर खाली था। कोई विकल्प न होने पर वह अपने नियमित पेट्रोल पंप पर गया और टैंक भरवाने के लिए 600 युआन से अधिक खर्च किए। क्या ही गड़बड़ हो गई, आज की कमाई फिर से बर्बाद हो गई। इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं कि जूली हमेशा मजाक में ट्रक को जियांग ताओ की छोटी पत्नी कहती है। वह अपनी छोटी पत्नी पर जितना खर्च करता है, वह अपनी बड़ी पत्नी जूली पर खर्च किए जाने वाले पैसे से कहीं अधिक है। मरम्मत, रखरखाव, ईंधन, ट्रक को चालू रखने में उसे हर साल हजारों डॉलर खर्च करने पड़ते थे। जूली इतनी मितव्ययी है कि वह अपने लिए सौंदर्य प्रसाधन भी नहीं खरीदती और एक साल में अपने ऊपर 10,000 से भी कम खर्च करती है। ईंधन भरवाने के बाद जियांग ताओ ने उस महिला से 2 तौलिए और टिश्यू के 2 पैकेट मांगे। जैसे ही वह मुफ्त में मिली चीजें लेकर गाड़ी चलाने ही वाला था, अचानक उसे अपने पीछे एक तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। पीछे देखने वाले शीशे में देखते ही उसे एक चमकीली लाल रंग की फरारी स्पोर्ट्स कार दिखाई दी। वाह, सच में बहुत अमीर है। दूसरों की छोटी पत्नी को देखकर, फिर अपनी पत्नी को देखकर जियांग ताओ गाड़ी चलाकर चला गया। जब तक जियांग ताओ अपने शियाओशन स्थित किराए के कमरे में लौटा, तब तक शाम के 7 बज चुके थे।
घर जाते समय जियांग ताओ ने पेंग डोंग डोंग सुपरमार्केट में 2 किलो ढीले जमे हुए पकौड़े खरीदे। यू डोंग डोंग के अनुसार ये पकौड़े गांव की कुछ बुजुर्ग महिलाओं द्वारा हाथ से बनाए गए थे और उनकी ओर से यहां बेचे गए थे। जब भी जियांग ताओ को पकौड़ी खाने की इच्छा होती थी तो वह 2 किलो पकौड़ी खरीद लेता था, क्योंकि उसे वे बड़े ब्रांडों की फ्रोजन पकौड़ियों से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट लगती थी। किराए के मकान में वापस आकर उसने इलेक्ट्रिक कुकर को प्लग में लगाया, पकौड़ियों को सीधे ठंडे पानी में डाला और थोड़ा नमक छिड़क दिया। 8 मिनट से भी कम समय में बर्तन में पानी उबल गया और पकौड़े सतह पर तैरने लगे। पानी उबलने के बाद उसने उन्हें 3 मिनट और पकाया, फिर आंच बंद कर दी और पकौड़ियों को एक कटोरे में निकाल लिया। जैसे ही उसने पकौड़ी को चम्मच से निकालना समाप्त किया, जूली का नियमित निरीक्षण वीडियो कॉल आ गया। जियांग ताओ ने पकौड़ी का कटोरा मेज पर रखा और कॉल का जवाब देने के लिए स्वाइप किया। फोन की स्क्रीन पर एक पल के लिए जूली की छवि दिखाई दी। अरे जान, आज घर आने में इतनी देर क्यों लगी? रात के खाने में क्या बना रहे हो? स्क्रीन पर अपनी पत्नी को देखते ही जियांग ताओ को तुरंत महसूस हुआ कि उसकी बड़ी पत्नी पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और आकर्षक है। आज साली के बनाए हुए पकौड़े खा रही हूँ। मतलब पकौड़े। घर आते समय मुझे खाने की इच्छा हुई, इसलिए मैंने कुछ खरीद लिए। हा, अपनी भाभी को खा जाओ, क्या तुम लोगों को खाना चाहते हो? जियांग ताओ की बातों से फोन के दूसरी तरफ बैठी जूली काफी देर तक हंसती रही। इस मूर्ख पत्नी की हास्यबोध की सहनशीलता वाकई बहुत कम थी। अध्याय 16, बुद्धि का पुनरावलोकन, धोखा खाया हुआ उत्तराधिकारी। जब जियांग ताओ अपनी पत्नी जूली के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, वांग लियानमिंग और हे फोंग भी भोजन कर रहे थे। वांग लियानमिंग ने कैजुअली बताया कि आज सुबह उनकी मुलाकात जियांग ताओ से हुई थी और उसने हे फोंग को जियांग ताओ द्वारा साझा की गई खबर के बारे में बताया कि उसके 3 सहपाठियों को सर्वाइकल कैंसर का पता चला है। ये तो बहुत डरावना है। भले ही वे ऐसे लोग थे जिन्हें वह नहीं जानती थी, लेकिन एक महिला होने के नाते हे फोंग को दूसरों को कैंसर होने के बारे में सुनकर बुरा लगा। वांग लियानमिंग ने बाजरे और कद्दू की दलिया की चुस्की लेते हुए कहा। जियांग ताओ ने अपनी पत्नी से अपनी मां, सास और साली को स्वास्थ्य जांच के लिए ले जाने को कहा। इतने सारे लोग, इसमें काफी खर्च आएगा। हे फोंग ने कहा, देखो जियांग ताओ कितना आज्ञाकारी है और अपनी पत्नी का कितना ख्याल रखता है। तुम्हें उससे सीखना चाहिए जब तुम हर दिन लोगों के साथ काम करो। वांग लियानमिंग ने कहा, मैं अब सीख रहा हूं। कल अगर आपको छुट्टी मिले तो जाकर अपना पूरा स्वास्थ्य परीक्षण करवा लें। अब से आपको साल में एक बार ऐसा करना चाहिए। छोड़ो भी, मुझे लगता है चेकअप में कम से कम 14 या 1500 रुपये तो लगेंगे ही, है ना? पैसे की बर्बादी है। मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हे फोंग अब भी उस पैसे को खर्च करने में हिचकिचा रहा था। उनके मासिक भोजन का खर्च लगभग 1500 युआन है। वांग लियानमिंग ने सलाह दी, ऐसा मत कहो। मुझे लगता है कि जियांग ताओ सही था, जब खर्च करना चाहिए तब खर्च करो, जब बचा सको तब बचाओ। कल जाकर ले आओ। लंबे समय तक चलने के बाद कार को भी रखरखाव की जरूरत होती है, इंसान की तो बात ही छोड़ो। मैं इसके बारे में सोचूंगा। इसके बारे में मत सोचो, इस बार मैं तुम्हारे लिए फैसला कर रहा हूं, तुम कल चेकअप के लिए जाओगे। आज सुबह जियांग ताओ के शब्द वांग लियानमिंग के दिल पर लटकती हुई तलवार की तरह थे। अगर हे फोंग की यह जांच नहीं होती तो उसे चैन नहीं मिलता। ठीक है, मैं जाकर जांच करवा लूंगा, लेकिन अगर पैसा बर्बाद हो गया तो काश ये बेकार ही चला जाए। तुम मूर्ख औरत, कुछ गड़बड़ ढूंढने की उम्मीद कर रही हो। आप ठीक कह रहे हैं। हे फोंग अपनी ही त्रुटिपूर्ण तर्कशक्ति पर हंस पड़ी। जियांग ताओ के घर पर जियांग ताओ और जूली ने वीडियो कॉल समाप्त करने से पहले 1 घंटे से अधिक समय तक बातचीत की। बर्तन धोने के बाद जियांग ताओ ऑडियोबुक सुनने के लिए वापस बिस्तर पर लेट गया। देखते ही देखते आधी रात हो गई और नई जानकारी को अपडेट किया गया। आज की खुफिया जानकारी, सिनोपेक के एक पेट्रोल पंप पर आपकी मुलाकात धनी उत्तराधिकारी वांग फी से हो गई। संबंधित खुफिया जानकारी प्राप्त की। आपकी शक्ल उस दक्षिण कोरियाई लड़के से 80% मिलती जुलती है जिसके साथ वांग फी की प्रेमिका धोखा कर रही थी। अगर वह आपको मुक्का मारता है तो आपको मुआवजे के तौर पर 80,000 युआन तक मिल सकते हैं। वांग फी इस समय हुइलोंगुआन के पास शान्यू कॉकटेल बार में अपने गम भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को निशाना बनाया गया है उसके वहां लगभग 45 मिनट और रहने की उम्मीद है। क्या बकवास है। आज की ताजा जानकारी को देखकर जियांग ताओ तुरंत पूरी तरह से जागृत हो गया। ये किस तरह की बुद्धिमत्ता है? क्या मैं उस लड़के जैसा दिखता हूं जिसके साथ अमीर वारिस की प्रेमिका ने धोखा किया था?
लेकिन यह मुख्य मुद्दा नहीं है। जियांग ताओ खुफिया जानकारी में उल्लिखित धनराशि से तुरंत आकर्षित हो गया। 80,000 के लिए मुक्का खाना। ऐसा मुक्का खाने से उसके परिवार का सारा कर्ज खत्म हो सकता है। वह एक मजबूत और सहनशील आदमी है, एक मुक्का खाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, है ना? ये जानकारी जियांग ताओ के लिए काफी लुभावनी थी, जिसके पास इस समय पैसों की बहुत कमी थी। खुफिया जानकारी में एक और महत्वपूर्ण जानकारी भी थी। धनी वारिस वांग फी उस बार में लगभग 45 मिनट और ही रुकेंगे। इसका मतलब है कि जियांग ताओ के पास विचार करने के लिए केवल 45 मिनट का समय था। नहीं, अब सिर्फ 25 मिनट ही बचे हैं। शियाओशानहे से हुइलोंगुआन में शानियो कॉकटेल बार तक पहुंचने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। जियांग ताओ अक्सर आसपास सामान ढोने का काम करता था और उसे पता था कि वह बार कहां स्थित है। चलो ये करते हैं। वह परिवार के कर्ज और घर पर मौजूद अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में सोच रहा था। जियांग ताओ ने जल्दी से अपने कपड़े और जूते पहनना शुरू कर दिया। इससे पहले चोट लगने और पैर टूटने पर उसे केवल 20,000 युआन से थोड़ा अधिक ही मुआवजा मिला था। अब एक घूसा खाने से उसे 80,000 मिल सकते हैं, जो पूरे साल कड़ी मेहनत करने के बराबर है। एक अमीर वारिस कोई टायसन जैसा बॉक्सर नहीं, वह कितना ताकतवर हो सकता है। इस साल जिंदगी ने जियांग ताओ को बुरी तरह से पछाड़ दिया था। क्या वह धनी उत्तराधिकारी वांग फी इससे भी अधिक क्रूर हो सकता है? अगर वो मुझे घूसा मारता तो कौन जाने किसे ज्यादा चोट लगती। जियांग ताओ ने कपड़े पहने, अपना फोन जेब में रखा और नीचे चला गया। क्योंकि उसने पहले शराब पी रखी थी, इसलिए वह खुद गाड़ी नहीं चला सकता था। इसलिए जियांग ताओ ने थोड़ा पैसा खर्च किया और दीदी से एक कार बुक कर ली। शियाओशानहे गांव में रहने वाले कई घुमंतु लोग दीदी के लिए गाड़ी भी चलाते हैं। देर रात होने के बावजूद किसी ने तुरंत ऑर्डर ले लिया। जियांग ताओ गांव के प्रवेश द्वार पर BAIC न्यू एनर्जी EU 400 में चढ़ गया। जियांग ताओ को शानियो कॉकटेल बार में नीचे पहुंचने में 38 युआन का खर्च आया और 13 मिनट का समय लगा। हालांकि जियांग ताओ को आमतौर पर 1-2 ड्रिंक लेना पसंद है, लेकिन वह वास्तव में इससे पहले कभी इस तरह के बार में नहीं गया था। आज उनका पहला अनुभव था। अगर अंदर उसका इंतजार कर रहे 80,000 युआन न होते तो वह यहां नहीं आता। धत्तेरी की कुछ बुदबुदाते हुए जियांग ताओ ने गहरी सांस ली और बार में प्रवेश कर गया। आधी रात हो चुकी थी। बार में अब भी काफी संख्या में युवा लड़के लड़कियां शराब पीते और बातें करते हुए मौजूद थे। जियांग ताओ का देहाती रूप रंग बार में मौजूद फैशनेबल लोगों से बिल्कुल अलग था। अगर आज रात मिली खुफिया जानकारी न होती तो शायद जियांग ताओ का इन लोगों से कभी सामना न होता। शुभ संध्या महोदय, शानियो कॉकटेल बार में आपका स्वागत है। मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? जब जियांग ताओ प्रवेश द्वार पर अचंभित खड़ा था, तभी वर्दीधारी वेटर उससे पूछने के लिए उसके पास आया। मैं यहाँ दोस्त ढूंढने आया हूँ। आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियांग ताओ ने वेटर को हाथ हिलाकर मना किया और तुरंत बार के उत्तर पूर्वी कोने में एक विशेष क्षेत्र पर अपनी निगाहें जमा ली। उस क्षेत्र में बार की रंगीन रोशनी से बिल्कुल अलग एक प्रकाश की किरण थी। प्रकाश की किरण एक युवक पर पड़ी जिसने सफेद कमीज और काली पतलून पहन रखी थी और उसके हाथ में कॉकटेल का गिलास था। ठीक है, मुझे अपना एक खास कॉकटेल ला दो। अपने लक्ष्य को देखते ही जियांग ताओ ने उससे भिड़ने की जल्दी नहीं की, बल्कि पहले एक ड्रिंक ऑर्डर करने के लिए वेटर की ओर मुड़ गया। बिना कुछ खरीदे अंदर प्रवेश करना बहुत संदिग्ध लग सकता है। 80,000 युआन के लिए 100 युआन के आसपास खर्च करके एक ड्रिंक लेना और माहौल के अनुरूप दिखना जरूरी था। जी हाँ महोदय, मैं पहले आपको आपकी सीट तक ले जाता हूँ और फिर मैं इसे लेकर आऊंगा। जियांग ताओ के साधारण पहनावे से अप्रभावित वेटर ने पेशेवर रवैया बनाए रखा। ठीक है, मैं वहां जाता हूं, लगता है वहां खाली सीटें हैं। जियांग ताओ ने उस क्षेत्र की ओर इशारा किया जहां वांग फी था और तेजी से उस ओर बढ़ गया। ... मैं उसका खर्चा उठा रहा था, उसे हर महीने 80,000 युआन जेब खर्च के तौर पर दे रहा था, और उसमें मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? वांग फी ने आज रात काफी शराब पी ली थी और वह बार बार एक ही बात दोहरा रहा था। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वह अपनी प्रेमिका ली हुई के साथ 3 साल से अधिक समय से रिश्ते में था। लेकिन ली हुई के विदेश जाने के 6 महीने के भीतर ही उसका उसी स्कूल के एक कला प्रेमी सीनियर के साथ संबंध बन गया। परेशान मत होइए यंग मास्टर वांग, ली हुई बस एक बदतमीज कुतिया है। बिल्कुल सही, तुम्हारे जैसे इतने अच्छे नौजवान को छोड़कर एक बुरे गंजे बदतमीज के साथ रहना, उसे भविष्य में इसका जरूर पछतावा होगा। हाँ यंग मास्टर वांग, ली हुई को जरूर किसी गधे ने सिर पर लात मारी होगी। पुराने को अलविदा, नए का स्वागत।
किसी बेवकूफ लड़की को अपना मूड खराब मत करने दो। वांग फी के आसपास मौजूद कई दोस्तों ने उन्हें सांत्वना के शब्द कहे, क्योंकि उन्हें लगा कि यह उनके लिए उचित नहीं है। सच कहें तो वांग फी के परिवार की अरबों की संपत्ति को देखते हुए उन्हें बीजिंग में भी शीर्ष श्रेणी के अमीर बच्चों में गिना जाता था। उनके लिए एक गंभीर प्रेमी की भूमिका निभाना दुर्लभ था, और फिर भी उसे एक ऐसी महिला ने धोखा दिया जिसका सामाजिक स्तर उससे कहीं अधिक निम्न था। उनकी जगह कोई भी होता तो ऐसे अन्याय को भुला पाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता। तुम लोग आराम से पियो, मैं जल्दी से वॉशरूम जा रहा हूं, और जब मैं वापस आऊंगा तो हम सैनलिटुन जाकर कुछ लड़कियों के साथ मौज मस्ती करेंगे। वांग फी ने उठते हुए कहा और बार के शौचालय की ओर चल पड़ा। वांग फी के पास बैठने के बाद जियांग ताओ उसके कार्यों का अवलोकन कर रहा था। साथ ही वह इंटेलिजेंस सिस्टम पर दिखाए जा रहे शेष समय पर भी नजर रख रहा था। फिलहाल वांग फी के बार से निकलने में केवल 4 मिनट बचे थे। जियांग ताओ को अभिनय का कोई अवसर नहीं मिल पा रहा था और वह बूथ में बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वह बिना किसी कारण के यूं ही जाकर उसे उकसा नहीं सकता था, है ना? वांग फी को बूथ से बाहर आते देख जियांग ताओ को एहसास हुआ कि वांग फी का ध्यान आकर्षित करने का यह उसका आखिरी मौका हो सकता है। वांग फी को शौचालय की ओर जाते देख जियांग ताओ झट से उठकर उसके पीछे पीछे चला गया। वे एक के बाद एक शौचालय पहुंचे और 2 मूत्रालयों के सामने अगल बगल खड़े हो गए। अहम अहम जियांग ताओ ने वांग फी का ध्यान आकर्षित करने के लिए जानबूझकर 2-3 बार खांसा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक जियांग ताओ के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसे एक महत्वपूर्ण बात याद आ गई। खुफिया जानकारी में बताया गया था कि वांग फी की प्रेमिका ने एक दक्षिण कोरियाई लड़के के साथ बेवफाई की थी। इसलिए ऐश गैगेओ जियांग ताओ को कोरियाई भाषा के कुछ ही शब्द पता थे और उसने उन्हें बिना सोचे समझे बोल दिया। यकीन से जियांग ताओ की टूटी फूटी कोरियाई भाषा ने तुरंत ही पड़ोस में रहने वाले वांग फी का ध्यान आकर्षित कर लिया। इस समय वह जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा नफरत करता था वह एक दक्षिण कोरियाई था। वूश वांग फी ने तुरंत अपना सिर जियांग ताओ की ओर घुमाया। दोनों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर से भी कम थी और उनकी ऊंचाई लगभग बराबर थी। इसलिए जब वांग फी ने अपना सिर घुमाया तो उसने जियांग ताओ का चेहरा देखा और क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि उसने अपने जूतों पर पेशाब कर दिया है। एक पल के लिए वांग फी को लगा कि वह कुछ गलत देख रहा है। क्या ये वही दक्षिण कोरियाई नहीं है जिसके साथ ली हुई ने धोखा किया था? उसकी हिम्मत कैसे हुई देश में आने की? उसकी हिम्मत कैसे हुई बीजिंग आने की? उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके ठीक सामने प्रकट होने की? अध्याय 17 एक मुख का 80,000 के लिए। वांग फी ने आज रात काफी शराब पी ली थी, लेकिन वह नशे में नहीं था। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि उन्होंने किसी और व्यक्ति को गलती से किसी और व्यक्ति समझ लिया था। सामने खड़े व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव और व्यवहार पहली नजर में उस बूढ़े व्यक्ति से काफी मिलते जुलते थे, लेकिन वह निश्चित रूप से वही व्यक्ति नहीं था। गहन निरीक्षण करने पर काफी अंतर पाए गए। दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह था कि जियांग ताओ के सिर पर घने काले बाल थे, जबकि बूढ़ा व्यक्ति गंजा था। एक और अंतर यह था कि जियांग ताओ की लंबाई लगभग 1.82 मीटर थी, जबकि वह बूढ़ा व्यक्ति केवल लगभग 1.75 मीटर का लग रहा था। अरे यार, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तुम मुझे इतनी घूर घूर कर देख रहे हो कि मुझे असहज महसूस हो रहा है। जियांग ताओ ने अपनी पैंट ऊपर खींचने के बाद 2 कदम पीछे हटकर वांग फी को सतर्कता भरी नजरों से देखा और उससे बातचीत शुरू की। अरे नहीं, मैं आपको नहीं जानता। यह महज एक संयोग है। आप किसी से मिलते जुलते दिखते हैं। बोलते समय वांग फी ने अपनी पैंट भी ऊपर खींच ली। उसकी निगाहें अब भी जियांग ताओ के चेहरे पर टिकी हुई थीं। जितना ज्यादा वह देखता उतना ही उसे लगता कि इस चेहरे पर एक घूंसा मारने की जरूरत है। हालांकि जियांग ताओ की शक्ल सूरत पहली नजर में बेहद आकर्षक नहीं लगती थी। उनमें एक घुमक्कड़ की तरह विद्रोही आभा झलकती थी। सरल शब्दों में कहें तो वह बेहद आकर्षक और मनमोहक लग रहा था। इस तरह की वेशभूषा, साथ ही कुछ कलात्मक कौशल लड़कियों के बीच अभी भी काफी लोकप्रिय थे। वांग फी की प्रेमिका को दक्षिण कोरिया के एक कला प्रेमी लड़के ने अपना बना लिया। जियांग ताओ ने नाराजगी जताते हुए कहा, नहीं यार, मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। मैं भी एक इंसान हूं, थोड़ा बहुत इंसान जैसा। कहने का तुम्हारा क्या मतलब है? वांग फी ने जियांग ताओ की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उससे पूछा, तुम्हारे लहजे से मुझे लगता है कि तुम यहीं के रहने वाले हो, लेकिन तुमने अभी कोरियाई भाषा क्यों बोली? कोई कारण नहीं, मैंने तो बस यूं ही मजाक में कह दिया। अलविदा, जियांग ताओ ने ये कहा और फिर वांग फी के पास से गुजरने के लिए अपना पैर उठाया। जरा ठहरिए,
वांग फी ने देखा कि जियांग ताओ जाने ही वाला था और उसने पीछे मुड़कर जाते हुए उसकी ओर चिल्लाया, क्या चल रहा है? वांग फी की ओर देखने से पहले जियांग ताओ 2 सेकंड के लिए हिचकिचाया। अपने शांत मुखौटे के बावजूद वह मन ही मन वांग फी का हौसला बढ़ा रहा था। अरे यार, सीधे मुद्दे पर आओ, इसे बेवजह लंबा मत खींचो, चलो सीधे मुख्य विषय पर आते हैं। वांग फी ने जियांग ताओ के चेहरे की ओर देखा और अचानक गंभीरता से कहा, क्या तुम मुझे एक बार मुक्का मारने दोगे? क्या आप पागल हैं? जियांग ताओ ने गुस्से से नाक सिकुड़ी और जाने के लिए मुड़ गया। एक मुक्का मारा तो मैं तुम्हें 10,000 युआन दूंगा। वांग फी ने पीछे हटते हुए जियांग ताओ पर चिल्लाया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला क्योंकि जियांग ताओ बिना पीछे मुड़े ही चला गया। सिस्टम 80,000 बता रहा है, आप सिर्फ 10,000 दे रहे हैं। क्या आप अंतर की रकम हड़पना चाहते हैं? वांग फी के लिए अपने पति को धोखा देने वाले व्यक्ति पर अपना गुस्सा निकालने के लिए दक्षिण कोरिया तक की यात्रा करना संभव ही नहीं था। ऐसा करना और भी अपमानजनक होगा, जिससे ऐसा लगेगा कि वह आगे बढ़ने में असमर्थ है। लेकिन इसे यूं ही जाने देना, उसे पचाना बहुत मुश्किल लग रहा था। उसके विचार अनसुलझे थे। इस समय चाहे ये शराब का असर हो या कुछ और, वह सचमुच जियांग ताओ को मुक्का मारना चाहता था ताकि इस मामले का अंत हो सके। बेशक वह जानता था कि वह सिर्फ खुद को धोखा दे रहा है, लेकिन कभी कभी लोगों को खुद को धोखा देने की जरूरत पड़ती है। उन्हें खुद से समझौता करने के लिए एक हास्यास्पद बेतुका कारण भी ढूंढना होगा। हालांकि वांग फी ने काफी शराब पी रखी थी, फिर भी उसकी सोचने समझने की क्षमता बरकरार रही। अगर वह जल्दबाजी में जाकर जियांग ताओ को घूंसा मारता है और जियांग ताओ उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला करता है, तो यह अशांति फैलाने का मामला होगा। इस तरह के परिणाम से उनके लिए बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, जो जल्द ही पारिवारिक व्यवसाय में प्रवेश करने वाले हैं। कुछ समय पहले एक मशहूर हस्ती शराब के नशे में अपना आपा खो बैठी, जिससे भारी नकारात्मक परिणाम हुए। उन्होंने अपने प्रशंसक खो दिए, उनके कई कार्यक्रम रद्द हो गए और उन्हें उल्लंघन के कई दंडों का सामना करना पड़ा। आर्थिक नुकसान का अनुमान कम से कम लाखों में लगाया गया था। अगर वह आवेग में आकर जियांग ताओ को पीट देता है, तो उसकी हार नशे में धुत सेलिब्रिटी की हार से कम नहीं होगी। दोस्त, मुझे एक बार तुम्हें मुक्का मारने दो, कीमत बताओ। वांग फी ने जाते हुए जियांग ताओ को पकड़ने के लिए अपनी गति तेज कर दी और एक बार फिर पूछा। वह यह मुक्का मारने के लिए दृढ़ संकल्पित था। नहीं यार, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम मुझे मार रहे हो? क्या मैं सच में इतना थप्पड़ खाने लायक दिखता हूँ? जियांग ताओ फिर से रुक गया और वांग फी के साथ हाथापाई करने लगा, क्योंकि वह जानता था कि सबसे कम कीमत उसे पूर्ण लाभ प्रदान करती है। सिस्टम ने अधिकतम 80,000 की सीमा बताई, जो संभवतः वांग फी की सामर्थ्य के अनुसार अधिकतम राशि थी। 20,000। वांग फी ने जियांग ताओ को कुछ भी समझाने की जहमत नहीं उठाई। क्या आप मुझसे यह उम्मीद करते हैं कि मैं आपको बताऊं कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया है? और तुम बिल्कुल उस आदमी जैसे दिखते हो जिसने मुझे धोखा दिया था। क्या मुझे अपने स्वाभिमान की परवाह नहीं है? वांग फी की सोच सीधी सादी थी। ये देखकर कि जियांग ताओ ने जो कपड़े पहने थे वे किसी मशहूर ब्रांड के नहीं थे, उसने अनुमान लगाया कि उसके पास ज्यादा पैसा नहीं होगा। इसलिए उसने सोचा कि जब तक वह मान न जाए, तब तक सीधे उस पर पैसे फेंके जाएं। जियांग ताओ ने गुस्से से वांग फी की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें 30,000 दूंगा। क्या तुम मुझे एक बार मुक्का मारने दोगे? 40,000। आप पागल हैं? जियांग ताओ ने फिर से मुंह फेर लिया। 80,000 मेरा अंतिम प्रस्ताव, इस पर सोच विचार कर लो। वांग फी का धैर्य भी समाप्त होता दिख रहा था और उन्होंने सीधे अपना अंतिम प्रस्ताव रख दिया। अगर जियांग ताओ फिर भी सहमत नहीं होता, तो वह उस पर और दबाव नहीं डालता। वह ये भी जानता था कि इस तरह से पैसा कमाना वास्तव में अपमानजनक लगता है। अगर वांग फी होता तो 80,000 की बात छोड़िए, वह 800,000 के लिए भी राजी नहीं होता। वांग फी के लिए पैसे से कहीं ज्यादा इज्जत मायने रखती थी। वांग फी का अंतिम प्रस्ताव सुनकर जियांग ताओ एक बार फिर अपनी जगह पर रुक गया। उन्हें यह भी समझ में आ गया था कि शायद यही दूसरे पक्ष के लिए अंतिम निर्णय था। अगर वह मोलभाव करता रहा तो शायद ये पैसा सचमुच उसकी पहुंच से बाहर हो जाएगा। खुफिया प्रणाली ने संकेत दिया कि यह जानकारी केवल 80,000 के बराबर थी। शायद किसी कारण से मनुष्य का लालच कभी संतुष्ट नहीं होता। इतने कम समय में 80,000 युआन कमाकर वह भला कैसे संतुष्ट नहीं होता? जियांग ताओ ने वांग फी की ओर मुड़कर गंभीरतापूर्वक उससे पुष्टि की। क्या तुम सच में गंभीर हो, दोस्त? हाँ, मैं हूं। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो मैं पहले आपको पैसे ट्रांसफर कर सकता हूं। वांग फी का चेहरा बेहद शांत था। उनके लिए 80,000 युआन महज कुछ दिनों की जेब खर्च के बराबर थे।
मन की शांति पाने के लिए 80,000 युआन खर्च करना काफी फायदे का सौदा था। चेहरे पर मत मारो, मैं इसी चेहरे से अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ। जियांग ताओ ने बिना किसी झिझक के सहमति दे दी और उसे जरा भी असहजता महसूस नहीं हुई, मानो वह व्यक्ति जिसने पहले वांग फी को बार बार मना किया था वह खुद ही ना हो। पैसा कमाना बिल्कुल भी शर्मनाक नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे चेहरे पर नहीं मारूंगा। वांग फी को जियांग ताओ की बातें सुनकर हंसी आ गई और अचानक उसे यह साधारण दिखने वाला आदमी थोड़ा दिलचस्प लगने लगा। उन्होंने ये भी सोचा कि चेहरे पर मारना बहुत अपमानजनक था। ये व्यक्ति केवल उस दक्षिण कोरियाई व्यक्ति से मिलता जुलता था जिसने उसे धोखा दिया था, वह वास्तव में वह व्यक्ति नहीं था। उसे बस थोड़ा सा मन हल्का करने और मानसिक शांति प्राप्त करने की जरूरत थी, अपमानित होने की कोई जरूरत नहीं थी। पहले भुगतान कर लेते हैं। ठीक है। वांग फी ने सीधे सीधे जियांग ताओ के खाते में 80,000 युआन ट्रांसफर कर दिए। क्या मैं अब तुम्हें मार सकता हूँ? आगे बढ़ो, लेकिन याद रखना, चेहरे पर मत मारना। हाँ हाँ, वांग फी ने चिल्लाते हुए जियांग ताओ की छाती के बाईं ओर एक मुक्का मारा। मुक्का लगने के बाद जियांग ताओ ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय वांग फी ने अपनी मुट्ठी पकड़ ली और दर्द से कराह उठा। बस इतना ही। जियांग ताओ की आंख फड़क उठी, उसे लगा कि 80,000 युआन की यह रिश्वत कमाना बेहद आसान था। वांग फी की ताकत तो उसकी पत्नी जूली की ताकत से भी ज्यादा नहीं थी। वह लगभग वांग फी को मुफ्त में कुछ और मुंह के मारने के लिए तैयार था। अध्याय 18। महिलाएं स्वभाव से कमजोर होती हैं, लेकिन मां बनकर मजबूत हो जाती हैं। भाई, क्या मुझे आपकी संपर्क जानकारी मिल सकती है? अगर आपको कभी फिर से अपनी भड़ास निकालने की जरूरत पड़े तो आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। इससे पहले कि जियांग ताओ अपना वाक्य पूरा कर पाता, वांग फी मुड़कर तेजी से वहां से चला गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये देखकर जियांग ताओ ने कोई जिद नहीं की। पैसों के बदले मुक्केबाजी का सौदा पूरा हो गया था और अब उसके लिए सम्मानपूर्वक विदा होने का समय आ गया था। हालांकि वह कभी कभार शराब का आनंद लेता था, लेकिन वह वास्तव में बार के माहौल का आदी नहीं था। जब वह शान्यू कॉकटेल बार से बाहर निकला तब रात के ठीक 1 बजे बज रहे थे। दूसरे शब्दों में कहें तो आधी रात को सूचना मिलने के समय से लेकर जियांग ताओ को गुस्से में 80,000 युआन कमाने में केवल 1 घंटा लगा। उसने बाहर एक टैक्सी रोकी और सीधे घर चला गया। शियाओ शनहे में अपने किराए के मकान में लौटकर जियांग ताओ ने अपना फोन निकाला और एक पेमेंट ऐप पर बैलेंस पर नजर डाली। 80,145.66 145.66 उनकी मूल संपत्ति थी और 80,000 तो उन्होंने सिर्फ बाहर कदम रखने से ही कमा लिए। काश मुझे हर दिन ऐसा ही ऑफर मिल पाता। हर दिन की जरूरत नहीं, महीने में 1 बार भी चलेगा। 80,000 की मासिक सैलरी काफी अच्छी है। अमीर बच्चों से पैसे कमाना वाकई आसान है। अपने फोन पर बैलेंस देखते हुए जियांग ताओ ने उस जगह को रगड़ा जहां वांग फी ने पहले मुक्का मारा था और वह खुशी से मुस्कुरा रहा था। सो जाओ। कल सुबह मैं परिवार के कर्ज चुकाने के लिए कुछ समय निकालूंगा और फिर मुझे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। पहाड़ जैसे भारी कर्ज को जल्द ही चुका पाने की सोचकर जियांग ताओ को काफी राहत मिली। उस रात जियांग ताओ को असाधारण रूप से अच्छी नींद आई और वह सुबह 7 बजे के बाद ही जागा। उठने और चेहरा धोने के बाद उसने कपड़े पहने और सीधे नीचे शहरी गांव में स्थित मटन सूप की दुकान की ओर चल दिया। आज काम शुरू होने से पहले ही वह 80,000 कमा चुका था, ऐसे में खुद को स्वादिष्ट मटन सूप का आनंद दिलाना उचित ही लगा। एक बड़े कटोरे मलाईदार मटन सूप को आधे बड़े पैनकेक के साथ खत्म करने के बाद उसका पेट गर्म और भरा हुआ महसूस हुआ। पेट भरकर खाना खाने के बाद जियांग ताओ ने बिल का भुगतान किया और गांव के बाहरी इलाके की ओर चल पड़ा। भले ही उसने आज 80,000 युआन कमा लिए हों, लेकिन और अधिक पैसा कमाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। जब तक उसके पास पर्याप्त धन जमा नहीं हो जाता, जियांग ताओ ने अपनी नियमित नौकरी छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी। एक सुबह के काम में उसने 3 छोटे मोटे काम हासिल किए और 258 युआन कमाए। लंच के दौरान जियांग ताओ ने वीचैट के माध्यम से कुछ लेनदारों को पैसे भेजकर अपने कर्ज का निपटारा किया। अंततः जियांग ताओ कर्ज से मुक्त हो गया और उसे बेहद हल्का महसूस हो रहा था। दोपहर में और अधिक काम पाने के लिए भागदौड़ करते समय वह पूरी तरह से सहज महसूस कर रहा था और इस स्थिति का भरपूर आनंद ले रहा था। शाम करीब 4 बजे जियांग ताओ की जेब में रखे फोन की घंटी बजी। उसे बाहर निकालते ही उसने देखा कि कॉलर आईडी पर ब्रदर वांग लिखा हुआ था। उस सुबह जियांग ताओ ने वांग लियानमिंग को देखा था, लेकिन दोपहर भर उसने उसे नहीं देखा था। ज्यादा सोचे बिना जियांग ताओ ने कॉल का जवाब देने के लिए स्वाइप किया। अरे भाई वांग, क्या हालचाल है?
क्या भाभी? वो दूसरी तरफ से खबर मिली है कि वांग लियानमिंग ने बताया कि हे फोन की आज की जांच में वास्तव में गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर पाया गया है। हालांकि जियांग ताओ को ये बात पहले से पता थी, फिर भी वांग लियानमिंग से ये सुनना उसके लिए दमनकारी था। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे किस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं? आप किस अस्पताल में हैं? मैं अभी काम से छुट्टी लेने वाला हूं। मैं आज रात आपसे मिलने आऊंगा। ठीक है, ठीक है। क्या आपको मुझसे कुछ लाने की जरूरत है? ठीक है, अभी के लिए भाभी का अच्छे से ख्याल रखना और फोन रख दो। फोन पर संक्षिप्त बातचीत के बाद जियांग ताओ ने फोन काट दिया। अभी अभी वांग लियानमिंग से फोन पर 1 दर्जन से अधिक धन्यवाद संदेश आए हैं। उन्हें 1 दिन पहले दिए गए स्मरण के लिए धन्यवाद। अगर जियांग ताओ ने याद न दिलाया होता तो हे फोंग आज चेकअप के लिए नहीं जाती। उन्हें यह पता नहीं चल पाता कि उसे पहले से ही सर्वाइकल कैंसर था। गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर एक घातक ट्यूमर है जिसके शुरुआती चरणों में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते हैं। जब तक लक्षण दिखाई देते हैं तब तक बीमारी मध्य या अंतिम चरण में पहुंच चुकी होती है। फोन पर वांग लियानमिंग की आवाज कांप रही थी, जिससे पता चल रहा था कि वह कितना डरा हुआ था। उस क्षण जियांग ताओ को अचानक एहसास हुआ कि हे फोन के बारे में कल मिली जानकारी, भले ही उससे उसे पैसे नहीं मिले, वास्तव में किसी भी राशि से कहीं अधिक मूल्यवान थी। शियाओ शनहे वापस जाते समय जियांग ताओ सीधे पांग डोंगडोंग सुपरमार्केट की ओर चल पड़ा। मास्टर जियांग, क्या आप आज एक और बोतल किंगहुआ लैंग के साथ अपनी किस्मत आजमाना चाहेंगे? जियांग ताओ को प्रवेश करते देख यू डोंगडोंग ने गर्मजोशी से मजाक किया। नहीं, वह दिन तो महज संयोग था। कौन हमेशा भाग्यशाली हो सकता है? जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया और सुपरमार्केट के अंदर चली गई। उन्होंने स्टेनलेस स्टील के कुछ नए खाने के बर्तन, कुछ नए तौलिए, वॉश बेसिन, केतली और टूथपेस्ट और टूथब्रश जैसी शौचालय की वस्तुएं खरीदी। 300 युआन से अधिक की खरीदारी का एक बड़ा सिलसिला, जिससे 2 बड़े बैग पूरी तरह से भर गए। भुगतान करने के बाद जियांग ताओ ने रात के खाने की परवाह नहीं की और सीधे राइडशेयर से जिशुइटान अस्पताल के लिए रवाना हो गए। अस्पताल जाते समय जियांग ताओ ने वीचेट पर जूली को संदेश भेजकर बताया कि उसे आज रात कुछ काम है और वह देर से लौटेगा। अस्पताल पहुंचकर जियांग ताओ ने दैनिक उपयोग की वस्तुओं का बोझ उठाया और ऑन्कोलॉजी विभाग की 7वीं मंजिल तक जाने के लिए लिफ्ट ली। उन्हें जल्द ही कमरा नंबर 718 मिल गया, जहां हे फोंग ठहरी हुई थी। जियांग ताओ, मेरे प्यारे भाई, मैं सच में नहीं जानता कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। भाई, गला भर आने के कारण वांग लियानमिंग ने अभी अभी अंदर आए जियांग ताओ को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। लगभग 40 साल का एक लंबा चौड़ा आदमी बच्चे की तरह रो रहा था। भाई वांग, हम परिवार हैं, ये अलगाव भरे शब्द मत कहो। फिलहाल प्राथमिकता भाभी की बीमारी का इलाज कराना है, बाकी सब छोटी मोटी बातें हैं। जियांग ताओ की निगाहें हे फोंग पर टिक गईं, जो अस्पताल के बिस्तर पर मरीज के गाउन में आधी लेटी हुई थी। महज 1 दिन में ही उसकी मानसिक स्थिति में नाटकीय रूप से बदलाव आ गया था। कल तक वह एक नाजुक फूल की तरह थी, लेकिन आज वह अचानक मुरझाई हुई सी लग रही थी। जियांग ताओ, आप आ गए, इसके लिए आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ी, धन्यवाद। हे फोंग की आवाज अब कल जितनी स्पष्ट नहीं थी, वह कमजोर और मंद हो गई थी। बीमारी किसी पहाड़ के ढहने की तरह आती है और कैंसर जैसी बीमारी तो और भी ज्यादा भयावह होती है। जियांग ताओ ने ईमानदारी से कहा, भाभी, मुझे पराया समझने की कोई जरूरत नहीं है। विदेश में रहते समय हम सभी को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको मेरी किसी भी काम के लिए जरूरत हो तो बेझिझक कॉल करें, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। धन्यवाद जियांग ताओ, धन्यवाद। सौभाग्य से मैंने और मेरे भाई ने आपकी सलाह मान ली, वरना हमारे कोंग और नानन अभी बहुत छोटे हैं, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। अपने दोनों बच्चों के ख्याल आते ही हे फोंग की आंखों से आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। जब डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे कैंसर हो सकता है, तो हे फोंग के मन में सबसे पहला ख्याल अपने 2 बच्चों का आया। अगर उसकी मृत्यु हो गई तो भविष्य में बिना मां के उसके बच्चों का क्या होगा? यह एक ऐसी भावना है जिसे केवल माता पिता ही सही मायने में समझ सकते हैं। एक स्त्री स्वभाव से नाजुक होती है, लेकिन मां बनने पर मजबूत हो जाती है। एक पुरुष स्वभाव से मजबूत होता है, लेकिन पिता बनने पर कोमल हो जाता है। जियांग ताओ ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, भाभी, ज्यादा मत सोचो। क्या डॉक्टर ने यह नहीं कहा कि यह बहुत शुरुआती चरण में है? जब तक आप सक्रिय रूप से इसका इलाज करती रहेंगी, ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। वांग लियानमिंग आगे बढ़ी, हे फोंग का हाथ पकड़कर उन्हें प्रोत्साहित किया। डार्लिंग, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम निश्चित रूप से ठीक हो जाओगी। तुम निश्चित रूप से ठीक हो जाओगी।
जियांग ताओ शाम 6 बजे तक अस्पताल में ही रुके रहे, जब तक कि मिलने का समय समाप्त नहीं हो गया, उसके बाद ही वे वहां से निकले। उस दौरान वह वांग लियानमिन को चिकित्सा खर्चों के बारे में पूछने के लिए गलियारे में ले गया। अगर पैसों की तंगी होती तो वह वांग लियानमिन को कुछ पैसे उधार देने की पेशकश करता था। आज जिन 80,000 से अधिक लोगों के ऋण चुकाए गए हैं, उनके अलावा जियांग ताओ ने हाल ही में काफी अच्छा कारोबार किया था, घड़ियां बेचकर, शराब बेचकर और यहां तक कि एक सोफे में छिपाकर रखे गए लगभग 30,000 युआन भी बरामद करके। इसलिए उसके पास काफी अधिक नकदी मौजूद थी। वांग लियानमिन ने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ही फोंग ने पिछले कुछ वर्षों में लगभग 500,000 से 600,000 युआन बचाए थे और मूल रूप से अगले साल काउंटी में एक घर पूरी तरह से खरीदने की योजना बना रहे थे। फोंग के अचानक बीमार पड़ जाने के कारण स्वाभाविक रूप से धन का उपयोग उसके उपचार के लिए प्राथमिकता के आधार पर किया गया। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है। अध्याय 19। एटीएम में $40,000 का लकी नंबर नोट। जब जियांग ताओ शियाओशानहे में किराए के कमरे में लौटा तब तक शाम के 7:30 बज चुके थे। उसने एक केतली में पानी उबाला और इंस्टेंट नूडल्स के 2 बड़े पैकेट उसे एनामेल के बर्तन में भिगो दिए, जिसका इस्तेमाल वह आमतौर पर खाना खाने के लिए करता था। रिंग रिंग रिंग। इंस्टेंट नूडल्स का एक कटोरा आधा खाते समय जूली का वीडियो कॉल आया। नूडल्स खाते समय जियांग ताओ ने कॉल का जवाब देने के लिए अपनी उंगली खिसकाई। गुलाबी पजामा पहने जूली फोन की स्क्रीन पर दिखाई दी। हनी, भाभी कैसी है? फोन पर जूली की चिंतित आवाज सुनाई दी। वापस लौटते समय जियांग ताओ ने फोन पर उसे अस्पताल की स्थिति के बारे में संक्षेप में बताया था। गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के शुरुआती चरण में अगर सौभाग्य से इसका जल्दी पता चल जाए तो ठीक होने की संभावना बहुत अधिक होती है। आह, भाभी कितनी अच्छी इंसान थी, ये सब कैसे हो गया? पत्नी, मैं थोड़ी देर में तुम्हें कुछ पैसे भेज दूंगा। कल तुम हमारी माताओं और अपनी बहन को लेकर तुम सब चेकअप के लिए जाओ। जरूर, मैं आपकी बात सुनूंगा। फोन की घटना के बाद जूली ने इस बार पैसे खर्च करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाए और तुरंत चेकअप के लिए सहमत हो गई। जियांग ताओ ने आगे कहा, और हाँ पत्नी, तुम्हारे यहाँ 9 वैलेंट वैक्सीन उपलब्ध होनी चाहिए, है ना? तुम्हें और हमारी माताओं को भी वह लगवानी चाहिए। ये तो कुछ ज्यादा ही महंगा है। नियमित स्वास्थ्य जांच में ज्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन 9 वैलेंट वैक्सीन के 3 शॉट्स के लिए प्रति व्यक्ति 5 से 6,000 रुपये लगते हैं। 4 लोग, यानी लगभग $20,000। जियांग ताओ द्वारा इसे प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किए जाने की बात सुनकर जूली अभी भी भावुक हो गई थी। बात बस इतनी सी है कि परिवार पर अभी भी बहुत सारा कर्ज बाकी था जिसे चुकाना था। जूली ने कहा, 9 वैलेंट वैक्सीन के लिए कोई जल्दी नहीं है। आइए थोड़ा और इंतजार करें जब तक हमारा परिवार पहले इस मौजूदा संकट से बाहर नहीं निकल जाता। जियांग ताओ, पैसे की चिंता मत करो, मैं इसका इंतजाम कर लूंगा। जूली, कल मैं पहले माँ और उन्हें चेकअप के लिए ले जाऊंगी। अगर कुछ गंभीर नहीं हुआ तो टीका लगवाने के लिए 1-2 साल और इंतजार करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जूली की बातें सुनकर जियांग ताओ चुप हो गया। अंततः ये सब पैसे के बारे में ही है। अगर उनके और जूली के पास कुछ लाख डॉलर की बचत होती तो उन्हें 9 वैलेंट वैक्सीन के लिए कुछ $1,000 की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस क्षण जियांग ताओ को एक बार फिर अपनी गरीबी का बोझ महसूस हुआ और पैसा कमाने की तीव्र इच्छा उसके भीतर उमड़ पड़ी। आम लोगों की 99.99% समस्याएं वित्तीय समस्याएं होती हैं। जल्दी से खाना खा लो, फिर जल्दी आराम करो। जूली ने जियांग ताओ की मेहनत की सराहना की, कुछ शब्द कहे और फिर फोन काट दिया। वीडियो कॉल समाप्त करने के बाद जियांग ताओ ने फोन पर जूली को 20,000 युआन हस्तांतरित किए। स्लर्प 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 टिल्डा। पैसे ट्रांसफर करने के बाद जियांग ताओ ने एनामेल के कटोरे में रखे इंस्टेंट नूडल्स को कुछ ही निवालों में खत्म कर दिया और सूप को पूरा पीकर संतुष्टि भरी डकार ली। पेट भर जाने पर उसने सिगरेट के पैकेट से एक सिगरेट निकाली और उसे जला लिया। धुएं के बादल उड़ाते हुए जियांग ताओ ने अपने फोन पर नजर डाली। रात के 8 बज चुके थे। अगली सूचना अपडेट होने में 3 घंटे और 57 मिनट बाकी है। कृपया धैर्य रखें। ये देखकर कि जानकारी के ताजा होने में अभी समय है, जियांग ताओ एनामेल बेसिन को बाहर सार्वजनिक सिंक में धोने के लिए ले गया। एनामेल बेसिन धोने के बाद वह अंदर वापस गया, केतली में पानी उबाला, अपना चेहरा धोया, अपने पैर भिगोए और समय बिताने के लिए किताब सुनते हुए बिस्तर पर चला गया। देखते ही देखते आधी रात हो गई और एक नए दिन की शुरुआत हो गई। जियांग ताओ आज की खुफिया जानकारी की जांच करने के लिए सिस्टम खोलने को बेताब था।
आज की खुफिया जानकारी। कल जब आप हुइलोंगुआन लुनशियांग स्ट्रीट औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक शाखा के पास से टैक्सी से गुजरे तो उससे संबंधित खुफिया जानकारी प्राप्त हुई। बाहर बैंक में एटीएम नंबर 3 में 1999 का एक दुर्लभ सीरियल नंबर वाला 100 युआन का नोट है जिसकी कीमत 40,000 युआन है। दुर्लभ सीरियल नंबर वाला 100 युआन का नोट। जियांग ताओ को स्मारक मुद्रा या इस तरह की चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। आज मिली जानकारी को देखते हुए भी उनका मुख्य ध्यान अभी भी 40,000 युआन के बराबर शब्दों पर ही था। क्या इसका मतलब यह है कि उस एटीएम में 40,000 युआन का नोट है? ये जानकारी देखते ही जियांग ताओ की नींद तुरंत उड़ गई। उसने तुरंत अपने फोन पर यह पता लगाने की कोशिश की कि उस दुर्लभ सीरियल नंबर वाले नोट का क्या मतलब है। यह उतना जटिल नहीं था जितना उसने सोचा था। प्रत्येक नोट पर एक अद्वितीय सीरियल नंबर होता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान होती है। दुर्लभ सीरियल नंबरों की बात करें तो वे क्रम में 1,23,45,678 जैसे होते हैं, या फिर उल्टे क्रम में 8,76,54,321, या फिर तिगुने अंक जैसे 111, 222, 333। यहां तक कि सभी समान संख्याएं भी। सभी समान संख्याओं को निर्बाध संख्या या किलिन संख्या भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि सभी संख्याएं एक ही अंक की हैं। सरल शब्दों में कहें तो किसी नोट का दुर्लभ सीरियल नंबर क्यू नंबर, मोबाइल नंबर या कार की लाइसेंस प्लेट के अद्वितीय नंबरों की तरह होता है। मुद्रा संग्राहकों को ये बहुत पसंद आते हैं। संग्रहकर्ताओं को वे अनोखे सीरियल नंबर बहुत पसंद आते हैं जो एक शानदार छाप छोड़ते हैं, और जितना अनोखा होगा उतना ही बेहतर। विशेष नोट क्या होता है, ये जल्दी से समझ लेने के बाद जियांग ताओ तुरंत पूरी तरह से जाग गया। एटीएम मशीन बिल्कुल बाहर ही है, कोई भी जाकर पैसे निकाल सकता है। बाद में परेशानी से बचने के लिए मुझे जल्दी से जाकर वह खास नोट अपने हाथ में ले लेना चाहिए। अगर कोई मेरे सोते समय वह नोट निकाल ले तो मेरे पास रोने के लिए कोई जगह नहीं होगी। कम से कम इस बार तो मुझे कूड़ेदानों में कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। जियांग ताओ ने अभी तक अपने कपड़े नहीं उतारे थे। उसने डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाला अपना हमेशा वाला काला सूती कोट पहना और दरवाजे से बाहर निकल गया। कुछ कदम बाहर चलने के बाद जियांग ताओ अपने कमरे में लौट आया। एक पुराने कपड़ों की अलमारी में छानबीन की, एक काली ऊनी टोपी मिली और उसने एक डिस्पोजेबल मास्क पहन लिया। पूरी तरह से सुसज्जित होने के बावजूद केवल उसकी दोनों आंखें ही दिखाई दे रही थीं। जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि वह एटीएम से पैसे निकालने जा रहा है। जो लोग नहीं जानते वे सोच सकते हैं कि वह एटीएम लूटने जा रहा है। आज रात जियांग ताओ ने शराब नहीं पी, इसलिए वह खुद गाड़ी चला सका और टैक्सी का किराया बचा लिया। उसने अपना ट्रक सीधे लुनशियांग स्ट्रीट पर स्थित औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक की ओर चला दिया। वह 6 साल से अधिक समय से हुइलोंगुआन क्षेत्र के आसपास छोटे मोटे काम कर रहा है और लगभग उस क्षेत्र का चलता फिरता नक्शा बन गया है। वह बिना जीपीएस के भी उसे दिए गए किसी भी पते को ढूंढ सकता है। 17 मिनट बाद जियांग ताओ अपने 4.2 मीटर लंबे ट्रक में लुनशियांग स्ट्रीट पर स्थित औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक के पास पहुंचे। आधी रात के कुछ ही समय बाद सड़क सुनसान थी, एक भी पैदल यात्री दिखाई नहीं दे रहा था। कभी कभार रात में चलने वाली कोई टैक्सी वहां से गुजर जाती थी। जियांग ताओ ने सीधे बैंक के सामने फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा दी, दरवाजा धक्का देकर खोला और बैंक के बाहर स्थित एटीएम की ओर चल पड़ा। एटीएम मशीन नंबर 3। जियांग ताओ ने इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक के बाहर 3 एटीएम मशीनें कतार में लगी देखी। जियांग ताओ की दृष्टि में बीच वाले से हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी, जो स्पष्ट रूप से अन्य 2 से अलग थी। शुक्र है कि इंटेलिजेंस सिस्टम में ये हिंट फंक्शन है, वरना भला कौन सोचेगा कि बीच वाला नंबर 3 है। जियांग ताओ ने थोड़ा व्यंग्यपूर्ण लहजे में शिकायत की। एटीएम के प्रवेश द्वार पर कदम रखते हुए अंदर जाने के लिए अपना बैंक कार्ड स्वाइप किया। हाल के वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान अधिक सुविधाजनक होने के कारण जियांग ताओ नकदी निकालने के लिए बैंक एटीएम में शायद ही कभी आते थे। उसने कुछ देर तक उसका अध्ययन किया और फिर बैलेंस चेक करने के लिए अपना बैंक कार्ड डाला। कल परिवार के 80,000 युआन से अधिक के कर्ज को चुकाने और जूली को 20,000 युआन हस्तांतरित करने के बाद उनके खाते में केवल 7,652.67 युआन ही बचे थे। तो मैं एक बार में अधिकतम 76 नोट निकाल सकता हूं। अपने बैंक कार्ड का बैलेंस चेक करने के बाद जियांग ताओ ने 7,600 नंबर डालकर निकासी की प्रक्रिया शुरू की। मशीन से कुछ आवाजें आई और थोड़ी देर बाद स्लॉट से नकदी का एक बंडल निकला। जियांग ताओ ने हाथ में पैसे लिए और खुफिया जानकारी में उल्लिखित विशेष नोट की तलाश में उसके क्रमांकों को पलटना शुरू कर दिया। तथापि उन 76 नोटों में से उन्हें कोई भी तथाकथित विशेष नोट नहीं मिला।
कुछ क्रमबद्ध संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं बेतरतीब ढंग से व्यवस्थित थीं। इस पहली असफलता के बावजूद जियांग ताओ हतोत्साहित नहीं हुए। उसने एटीएम को दोबारा चलाया और 76 नोट वापस अपने बैंक खाते में जमा कर दिए और फिर दोबारा निकाल लिए। सौभाग्यवश एटीएम के निकासी और जमा कार्यों को अलग अलग प्रबंधित किया जाता है, जिसके लिए अलग अलग कैश बॉक्स का उपयोग किया जाता है। इसलिए वह ठीक उतनी ही रकम नहीं निकाल पाएगा जितनी उसने अभी अभी जमा की थी। इसका मतलब यह है कि जमा करने और निकालने के बाद भी यह अभी भी ताज़ा पैसा होगा जिसे पहले कभी निकाला नहीं गया था। अभी तक कुछ नहीं। आखिरी मौका। धन के देवता, कृपया मुझे यह अवसर प्रदान करें। ऐसा लगता है कि एटीएम की दैनिक निकासी सीमा 20,000 थी। 2 बार नाम वापस लेने के बाद जियांग ताओ के पास केवल एक आखिरी मौका बचा था। इसके अलावा पिछली बार वह केवल 4,800 युआन ही निकाल पाया था। ये तो 48 नोट है। अगर इन 48 नोटों में से वह विशेष नोट नहीं होता जिसका जिक्र खुफिया जानकारी में किया गया था, तो मामला पेचीदा हो जाता। जियांग ताओ को किसी अन्य बैंक से पैसे निकालने से पहले अंतरबैंक हस्तांतरण करना होगा। किसी भी तरह की देरी से बचने के लिए उसे आज रात ही 40,000 युआन का विशेष नोट प्राप्त करना होगा। भनभनाहट। एटीएम से 4,800 युआन और निकले। जियांग ताओ ने पैसे लिए और प्रत्येक नोट की बारीकी से जांच की। अचानक हल्की सी चमक बिखेरते हुए एक नोट ने जियांग ताओ का ध्यान आकर्षित किया। जियांग ताओ की नजरें तुरंत बिल के सीरियल नंबर पर टिक गईं। डीजे 4,44,44,444। एक सीरियल नंबर जिसमें सभी अंक 4 हो। समझ गया। जियांग ताओ ने मिलान वाले सीरियल नंबर वाले नोट को अपने होठों से लगाया और उसे चुमा, फिर उसे सावधानीपूर्वक उस नोटबुक में रख दिया जिसे वह विशेष रूप से अपने साथ लाया था। 100 युआन का नोट जिसकी कीमत 40,000 से अधिक है, यानी 400 गुना मुनाफा। विशेष नोट प्राप्त करने के बाद जियांग ताओ ने शेष 4,700 युआन एटीएम में वापस जमा कर दिए। विशेष नोट प्राप्त करने के बाद जियांग ताओ ने अपना मिशन पूरा किया और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस शियाओशानहे शहरी गांव लौट गया। अध्याय 20 लकी सीरियल बिल बेचना, जबरदस्त अभिनय। कल रात मैं 1 घंटे के लिए बाहर गया, एक मुक्का खाया और 80,000 कमा लिए। आज रात लगभग 1 घंटे में मैंने 40,000 और कमा लिए। सिर्फ 2 दिनों में मैंने 120,000 कमा लिए। ये किसी सपने जैसा लगता है। शियाओशानहे अबन विलेज में किराए के कमरे में वापस आकर जियांग ताओ ने अपनी उत्तेजना शांत होने से पहले लगातार 3 सिगरेट पी ली। क्लिक क्लिक क्लिक। जियांग ताओ ने यादगार के तौर पर अपने फोन से उस दुर्लभ नोट की कई तस्वीरें ली। घड़ी बेचकर मिले पैसे और पुराने सोफे में छिपाए गए पैसों के बारे में अपनी पत्नी जूली को समझाना मुश्किल था। इसलिए जियांग ताओ ने उन दोनों बातों का जिक्र उससे नहीं किया ताकि उसे समझाने के मानसिक तनाव से बचाया जा सके। आज रात के इस दुर्लभ नोट के बारे में समझाना आसान है, बस इतना कह दीजिए कि यह डिलीवरी के दौरान एक ग्राहक द्वारा दिया गया था। हालांकि यह स्पष्टीकरण थोड़ा अटपटा है, लेकिन इससे मेरी भोली पत्नी मूर्ख बन जाएगी। कल एक दिन की छुट्टी ले लो, पैन गार्डन में घूमो और देखो कि क्या मैं ये नोट बेच सकता हूँ। तस्वीरें लेने के बाद जियांग ताओ ने उस दुर्लभ नोट को सावधानीपूर्वक उस नोटबुक में रख दिया जिसका उपयोग वह आमतौर पर हिसाब किताब रखने के लिए करता है। उसे संग्रह करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे केवल पैसे में दिलचस्पी है। इस नोट को बेचकर मैं अपनी इस नासमझ पत्नी को लंबे समय तक खुश रख सकती हूँ। सो जाओ टिल्डा। अपनी भावनाओं को शांत करते हुए जियांग ताओ सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। वह सुबह 7 बजे तक सोता रहा। जियांग ताओ अपनी रोजाना की ऑफिस अलार्म की आवाज से जाग गया। आज पैन गार्डन में होने वाले बड़े काम के बारे में सोच रहा हूँ। जियांग ताओ को तुरंत सतर्कता महसूस हुई। वह जल्दी से उठी और कपड़े पहने। ठीक से कपड़े पहनने के बाद उसने अपना फोन लिया, उसे एक क्रॉस बॉडी बैग में टांगा और नोट के साथ नोटबुक में पैक कर लिया। सब कुछ जांचने के बाद जियांग ताओ ने दरवाजा खोला और नीचे चला गया। उन्होंने शहरी गांव में एक भेड़ के मांस के सूप की दुकान पर भेड़ के मांस के सूप का एक बड़ा कटोरा और आधी रोटी खाए। भरपेट खाने पीने के बाद जियांग ताओ तुरंत नहीं गया, बल्कि उसने वीचैट पर जूली को कुछ संदेश भेजे। अभिनय पूरी तरह से किया जाना चाहिए। लेन देन से पहले की प्रक्रियाएं भी पूरी होनी चाहिए। जियांग ताओ ने पिछली रात ली गई कुछ तस्वीरें जूली को भेजी और 1 मिनट के भीतर ही जूली ने उससे फोन किया। पतिदेव, आपका क्या मतलब है? मिले हुए पैसे। बेशक एक आम आदमी होने के नाते जूली ने उस नोट में कुछ भी खास नहीं देखा। बेवकूफ पत्नी, मैंने तुम्हें जो नोट भेजा है उसे देखो और समझो कि यह सामान्य नोट से कैसे अलग है। क्या? बिल्कुल नहीं।
क्या कल डिलीवरी करते समय आपको कोई जाली नोट मिला था? लोगों के बीच भरोसा कहाँ गया? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियांग ताओ अपनी पत्नी की बेवकूफी भरी बातों से चिढ़ गया। आखिर वो क्या बकवास कर रही है? यह नकली नहीं है, बिल्कुल असली नोट है। सीरियल नंबर देखिए, क्रम संख्या, इतने सारे 4, ये तो अशुभ है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियांग ताओ अपनी मूर्ख पत्नी की सोच के आगे पूरी तरह से हार गया। बेवकूफ पत्नी, इसे दुर्लभ संख्या कहते हैं, समझी? इसका संग्रहणीय मूल्य बहुत अधिक है, शायद इसकी कीमत हजारों में भी हो सकती है। हजारों की कीमत? सच में? कहां से खरीदा? कहीं हजारों में खरीदने के चक्कर में तो नहीं फंस गए? अगर मैं इसे खरीदना चाहूं तो क्या मेरे पास उतने पैसे होंगे? सच है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। कल डिलीवरी के दौरान एक ग्राहक ने मुझे ये दिया। मैंने पहले तो ध्यान ही नहीं दिया, रात में पैसे गिनते समय ही इसे देखा। क्या वह इसे वापस मांगने आएगा? बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है कि अगर उसे पता होता कि यह क्या है तो वह मुझे दे देता? ठीक है, तो क्या हम अमीर बनने वाले हैं? मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम निश्चित रूप से अमीर हो जाएंगे, बस इतनी संभावना है। मैं आज पेन गार्डन जा रहा हूं ये देखने के लिए कि क्या मैं इसे बेच सकता हूं। धन बांटो। अगर इसकी कीमत वाकई हजारों में है तो मुझे आधा चाहिए। हा, ठीक है, तो बात पक्की हो गई। तो जल्दी करो और जाओ, मैं तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार करूंगा। जैसे ही यह बिक जाए मुझे फोन कर देना। फोन पर जूली की उत्साहित आवाज सुनकर जियांग ताओ मुस्कुराया। 7-8 मिनट तक चली फोन कॉल के बाद जियांग ताओ ने बिल का भुगतान किया और भीड़ के सूप की दुकान से निकल गया। सबसे पहले उन्होंने झुक्सिनजुआंग सबवे स्टेशन तक बस ली, फिर कई सबवे लाइनों में ट्रांसफर किया। 1.5 घंटे बाद वह बीजिंग के प्रसिद्ध पेन गार्डन एंटीक मार्केट पहुंचे। जियांग ताओ को प्राचीन वस्तुओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वह बेवजह इधर उधर नहीं भटका ताकि उसे मूर्ख न समझा जाए। आज उसका लक्ष्य स्पष्ट था, एक खरीदार ढूंढना और उस नोट को नकदी में बदलना। वह यहाँ पैसा कमाने आया है, खर्च करने नहीं। एंटीक स्ट्रीट के दोनों ओर प्राचीन वस्तुओं की दुकानों की कतारें थीं, जिनमें से प्रत्येक में ऐसी वस्तुएं थीं जो मानो समय की अनुभूति कराती थीं। जैसे कि प्राचीन फूलदान, सुलेख और चित्रकला, पुराने सिक्के, विभिन्न प्रकार की भट्टियां, तिपाई, सभी प्रकार की रेडवुड, हुआंगहुआली और अन्य पुरानी वस्तुएं। कुछ देर चलने के बाद जियांग ताओ बोया ऑक्शन हाउस नामक एक जगह पर रुका, 1 मिनट के लिए हिचकिचाया और फिर अंदर चला गया। हेलो सर, क्या मैं आपकी किसी तरह से मदद कर सकता हूं? जैसे ही जियांग ताओ ने प्रवेश किया, 20 वर्ष की आयु के एक युवक ने उनका अभिवादन किया। क्या आप यहाँ दुर्लभ क्रमांकित 100 युआन के नोट स्वीकार करते हैं? जियांग ताओ ने सीधे मुद्दे पर आकर अपना उद्देश्य स्पष्ट किया। किस वर्ष और किस संस्करण की बात हो रही है? इसका मूल्य वर्ग क्या है? ये किस प्रकार का दुर्लभ अंक है? कर्मचारियों ने पेशेवर तरीके से पूछा, लेकिन जियांग ताओ इस क्षेत्र में पूरी तरह से अजनबी था और उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, मूल्य वर्ग 100 है, सभी एक ही संख्या के हैं, सभी 4 हैं। चारों तरफ दुर्लभ संख्या, क्या मैं देख सकता हूं? जियांग ताओ की बातें सुनकर कर्मचारी की आंखें चमक उठी। अगर यह वाकई उस तरह की दुर्लभ संख्या है जिसके बारे में जियांग ताओ ने कहा था कि सभी 4, तो यह निश्चित रूप से एक दुर्लभ संख्या है। साल कोई भी हो, इसकी कीमत कई हजार हो सकती है। अगर यह किसी दुर्लभ वर्ष का कोई दुर्लभ संस्करण है तो इसकी कीमत और भी अधिक हो सकती है। सर, कृपया इधर आइए, हम वहां बैठते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं। कर्मचारियों को लगा कि कोई सौदा होने वाला है, जिससे जियांग ताओ के प्रति उनका उत्साह और बढ़ गया। उन्होंने जियांग ताओ को अतिथि कक्ष में बैठने के लिए आमंत्रित किया, फिर विनम्रतापूर्वक डिस्पोजेबल पेपर कप में उन्हें एक गिलास पानी दिया। जियांग ताओ को अपने क्रॉस बॉडी बैग से एक साधारण नोटबुक निकालते हुए देखकर, और जैसे ही उसने नोटबुक से लापरवाही से एक चमकीले लाल रंग का 100 युआन का नोट निकाला, कर्मचारी की आंखें फड़क उठी। असली मुद्रा संग्राहक अपने संग्रह को लेकर बहुत सावधान रहते हैं। उन सभी के पास नोट्स रखने के लिए विशेष लैमिनेटेड पुस्तिकाएं हैं। इनसे निपटने के दौरान वे डिस्पोजेबल दस्ताने पहनते हैं और किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचने के लिए चिमटी का उपयोग करते हैं। यह आदमी स्पष्ट रूप से बाहरी है। ये लीजिए, आप कितना दे सकते हैं? कर्मचारियों को पानी लेकर आते देख जियांग ताओ ने लापरवाही से नोट को मेज पर रख दिया। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, महोदय। कर्मचारियों ने मेज पर रखे डिब्बे से सावधानीपूर्वक डिस्पोजेबल दस्तानों की एक जोड़ी निकाली, उन्हें पहना और फिर ध्यान से उस नोट को उठाया जिसे जियांग ताओ ने लापरवाही से मेज पर रख दिया था।
सामने की ओर सीरियल नंबर देखकर वाकई जियांग ताओ के कहे अनुसार सभी लंबे 4 थे, जिससे कर्मचारियों की आंखें कई गुना चमक उठी। नोट में नकली नोटों को रोकने के उपाय भी मौजूद थे, जिससे ये साबित होता है कि यह असली है। पीछे मुड़कर देखने पर उसने देखा कि उस पर वर्ष 1999 अंकित था। कर्मचारियों की सांसें बहुत तेज हो गईं। 100 युआन के नोट के 1999 संस्करण का निर्गमन अपेक्षाकृत कम था और इसे 20 वर्षों से अधिक समय से बंद कर दिया गया है। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो जारी किए गए 400 युआन के नोटों में से यह सबसे अधिक संग्रहणीय है और एक दुर्लभ संख्या होने के कारण यह और भी अधिक मूल्यवान हो जाती है। ये नोट आसानी से 20 से 30 हजार में बिक सकता है। महोदय, आपकी कीमत क्या है? कर्मचारियों ने नोट को सावधानीपूर्वक वापस रख दिया और उनकी निगाहें उत्सुकता से जियांग ताओ द्वारा मांगी गई कीमत के बारे में जानने के लिए तत्पर थी। 40,000। जियांग ताओ ने 4 उंगलियां उठाकर सीधे सीधे अपनी कीमत बताई। हालांकि उन्हें मुद्राशास्त्र या संग्रहणीय वस्तुओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मिली जानकारी के अनुसार इस दुर्लभ नोट की कीमत 40,000 थी, इसलिए यह उचित ही होगा। इसलिए जियांग ताओ ने तुरंत 40,000 की पेशकश की, इससे कम की कोई भी राशि स्वीकार्य नहीं थी।